वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 27/10/2024 को रविवार को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम की पूरी तैयारी के लिए प्रीलिम्स तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड क्रैश कोर्स शुरू हुआ है 23 जुलाई 2024 से। 92 समथिंग दिवस बच रहे हैं आज की डेट से, अगर हम काउंट करें 23 जुलाई से, तो 90 दिवस का ये पेड क्रैश कोर्स यहाँ पर शुरू हुआ है। आप इसको ज्वाइन करके पूरी समय की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अभी भी प्रीलिम्स के लिए कोई पूरी तैयारी नहीं की है, इस जगह पर आकर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस पेड बैच में आकर के वन स्टॉप डेस्टिनेशन में पूरी तैयारी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस रिसोर्सेस और रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पर मिल जाएगी। जो कुछ भी जरूरी है स्टडी करने के लिए, करंट अफेयर से लेकर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, मिसलेनियस डेटा, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, समरी, जितना जरूरी है सब एक जगह पर आपको मिल जाएगा। फुल पेड ग्रुप की डिटेल आप यहां से ले सकते हैं। जो लोग फुल पेड ग्रुप में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रेटजी वीडियो है। स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप वाले भी इसको देखिएगा ध्यान से, किस तरीके से आपको लास्ट सिलेक्टेड मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस पेड ग्रुप का जो स्टडी करना है, रिकॉर्डेड क्लासेस का यूज कैसे करना है और कैसे आप इतने हाई कट ऑफ वाले रिजाइम में भी सिलेक्शन ले सकते हैं मेंस के लिए, इसके बारे में पूरा स्ट्रेटजी वीडियो रहेगा। वैकेंसी लगातार कम हो रही है, कट ऑफ लास्ट ईयर का आपने देख ही लिया होगा, उस हिसाब से अब क्या अप्रोच होनी चाहिए यूपीपीएससी का अपर प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने के लिए, इस पर पूरी बात करेंगे। यहाँ पर बिंदुवार बात करना शुरू करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की डेट आ चुकी है 27/10/2024 को आपका पेपर है। इससे आगे बढ़ने की लगभग अब कोई संभावना नहीं है। बचे हुए 92 दिवस में ही आपको अपने को तैयार करना है, कट ऑफ निकालने वाली तैयारी करना है। ग्रुप में ज्वाइन हो चुके सदस्यों से निवेदन है कि आपको अपने आप को आप यहाँ पर मजबूत करिए। मेंस का कुछ भी आप स्टडी कर रहे थे उसको अब हॉल्ट कर देने का समय है, क्योंकि लगातार कुछ लोगों को देखा गया है कि बहुत अच्छी मेंस की तैयारी में होते हैं लेकिन कई बार प्रीलिम्स को मिस कर देते हैं, फिर मेंस की तैयारी पीछे हो जाती है, फिर अगले साल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तो एक पूरे भंवर जाल में फंस रहे हैं और पहला दरवाजा नहीं खोल पा रहे हैं। तो पहली स्टेज है प्रारंभिक परीक्षा जो है, इसी से मैक्सिमम कैंडिडेट जो है बाहर हो जाते हैं हर बार, और कई सारे डिजर्विंग कैंडिडेट भी बाहर हो जाते हैं, तो काफी हद तक मेंस का भी तैयार करे हुए होते हैं। और कहने का मतलब है कि लास्ट 92 दिवस जो बचे हुए हैं, एक आप कह सकते हैं टफ प्रीलिम्स के लिए खुद को तैयार करिए। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसे जैसे कम होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पेपर मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल की ओर बढ़ता जा रहा है। आपको यहाँ पर प्रीलिम्स पर थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। 90 दिवस जो आपके पास बच रहे हैं, इसमें मेंस का सब कुछ छोड़ करके अगर आपका थोड़ा बहुत मतलब कवर हो चुका है, जीएस 5-6 वगैरह ऐसे वगैरह कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको सिर्फ प्रीलिम्स पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस पेड क्रैश कोर्स में अगर आप आए हैं तो ये मान के चलिए कि 6 घंटे कम से कम आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस देखना और सिलेक्शन मटेरियल को स्टडी करना, प्रैक्टिस रिसोर्सेज को स्टडी करने में मिनिमम आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे। 6 से 9 घंटे की अगर आप स्टडी यहाँ पे मेंटेन कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। चाहे जैसा पेपर आ जाए, चाहे जितनी नंबर ऑफ कम सीटें हो, आपका चाहे जैसा पेपर बन करके आए, अब तक का टफेस्ट पेपर भी आता है, तो इस बार हमने पूरी तैयारी रखी है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी इस बार आपको इसी वजह से मुहैया कराई गई हैं पेड ग्रुप के भीतर ही, जिससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट असर्शन वाले जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी आप सॉल्व कर सकें। तो पेड ग्रुप में अगर आप आए हैं तो सिर्फ ज्वाइन करना यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होगा, आपको फी लेते समय ही यहाँ पर हमने बताया होगा, हमने आपको प्रोस्पेक्ट की वीडियो में बताया होगा, डिटेल के वीडियो में, कि 6 से 9 घंटे अगर आप स्टडी कर सकते हैं तो हमारे पेड बैच में आइए। 6 से 9 घंटे यहाँ पर एग्जाम की डिमांड है स्टडी करने की, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप पिछले परीक्षार्थियों से पूछ सकते हैं, जिस हिसाब को पेपर आ रहे हैं और जिस हिसाब से कट ऑफ हाई जा रहा है, 6 से 9 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे प्रीलिम्स के लिए बचे हुए 90 दिवस में। ओवरऑल प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करना प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर जितना भी एनालिटिकल चीजें आप पढ़ चुके होंगे, बेसिक वगैरह कंप्लीट कर चुके होंगे, अब टोटल आपको तैयार करना है कि प्रीलिम्स का जितना भी सिलेबस है, अभी सिलेबस क्या है, कैसे उसको अप्रोच करना है, सब अभी हम आगे बिंदुवार डिस्कस करेंगे ही, लेकिन जो पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस है वो कवर करना होगा। और स्ट्रैटेजी में हमने ये भी बताएंगे लास्ट स्ट्रैटेजी के भाग में कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल को प्रायोरिटाइज करना है, आपको कौन कौन सी चीजों को सबसे पहले पढ़ करके रख लेना है, रिकॉर्डेड क्लासेस का यूज कैसे करना है, सब कुछ इसमें बताया जा रहा है वीडियो में। परीक्षा योजना ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जीएस 1 का जो पेपर होता है, प्रथम प्रश्न पत्र प्रीलिम्स वाला, उसी से कट ऑफ बनता है मेंस के लिए, आपने देखा होगा उसी का कट ऑफ बनता है, क्योंकि जीएस पेपर 2 जो होता है सीसैट पेपर, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 33% आपको इसमें स्कोर करना होता है, हालांकि निगेटिव मार्किंग 1/3 की दोनों ही पेपर्स में होती है। मेंस में आपको 6 जीएस के पेपर सब देने होते हैं। 2023 से जो पैटर्न बदला है, जीएस 1 to 4 कन्वेंशनल और 5-6 जो पेपर हैं जीएस 5-6 यूपी स्पेशल के हैं। जीएस 5-6 की तैयारी के लिए और मेंस की पूरी तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेंस का ग्रुप भी चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेंस का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक का स्टडी मटेरियल, समान हिंदी का, निबंध का हम लोग पूरा तैयारी करा रहे हैं। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं चाहें तो। साक्षात्कार यहाँ पे 100 नंबर का होता है, मेरिट 1600 अंकों में से बनती है, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। अभी यहाँ पर रण प्रीलिम्स का रहेगा। अब 90 दिवस में टोटल आपका फोकस प्रीलिम्स और प्रीलिम्स से संबंधित स्टडी मटेरियल को स्टडी करने के लिए ही होना चाहिए।
पहले रिकॉर्डेड क्लासेस के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि नया एडिशन किया गया पेड ग्रुप में। 2024 के एग्जाम के लिए ज़्यादातर रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दे दी गई हैं। कुछ जो बच रही हैं वो जल्द ही मेरे हिसाब से विद इन 1 मंथ आपको मुहैया करा दी जाएंगी। तो सारी लाइव क्लास मतलब ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। लाइव क्लासेस यहाँ पर नहीं कराएंगे, क्योंकि लाइव क्लासेस करने का ना समय है और ना ही लाइव क्लासेस एक अच्छा मेथड हो सकता है सिलेबस को कवर करने के लिए, कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए। आगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने पेड ग्रुप में लाइव क्लासेस भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन लाइव क्लासेस से पूरा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं कराया जा सकता। इस वजह से रिकॉर्डेड क्लासेस हमने यहाँ पर मुहैया कराई हैं। और इसके फीचर से हम समझ लीजिए, जो स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है उसी के कह सकते हैं पैरेलल है ये लाइव क्लासेस। जो स्टडी मटेरियल है उसी को दिखाते हुए समझाते हुए हमने ये रिकॉर्डेड क्लासेस को अपना डिजाइन किया है, जिससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस किया जा सके। कई बार जो आप स्टडी मटेरियल में पढ़ते हैं आप समझ नहीं पाते हैं कि इसका मीनिंग क्या बन रहा है, या फिर इससे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इसमें क्या नेसेसरी है, किस तरीके से उस बिंदु को हमको ग्रास्प करना है, ये समझाने पर फोकस किया गया है रिकॉर्डेड क्लासेस में। हर एक चीज, हर एक शब्द पर नहीं फोकस किया गया है, जिससे बहुत लंबी लंबी क्लासेस ना बने। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस किया गया है कि मनसबदारी सिस्टम है क्या, एक्चुअली इक्तदारी सिस्टम क्या है, दोनों में कंपैरिजन क्या आप कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से। एग्जाम में क्वेश्चन क्या इनसे पूछा गया है कभी, और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कौन कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट है, फैक्ट्स से क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल हमने यहाँ पर रखा है लाइव क्लासेस का, ये रिकॉर्डेड क्लासेस का माफ कीजिए। रिकॉर्डेड क्लासेस में जैसा आपको पीडीएफ दी गई हैं, जैसे आपको स्टडी मटेरियल हमारा दिया गया है, सिलेक्शन मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो रिकॉर्डेड क्लासेस के बारे में स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम का ये रिकमेंडेशन है कि एक बार आप देख सकते हैं, वन टाइम यहाँ पर है, लेकिन बार बार रिवीजन रिकॉर्डेड क्लासेस से मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में बार बार आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देख करके जाना है। एक बार आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक बार देख करके बनाइए, लेकिन जब भी देखिए यहाँ पर पेन कागज लेकर के इसको मतलब लिखते हुए बनाइए। आपके हाथ में पेन और पेपर यहाँ पर होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए। अदरवाइज जो है नोट्स को सामने रख के रिकॉर्डेड क्लासेस को स्टडी करिए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और फर्दर डाउट सपोर्ट भी है, जो लोग फुल पेड ग्रुप में आए हैं आपको डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट मिला होगा, आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, रिकॉर्डेड क्लासेस में कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर हो पाई, आप नहीं समझ पाए हैं, या फिर जो है जल्दी अगर मान लीजिए भूलवश किसी एजुकेटर ने समझा दिया, तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है। कोई भी आपका डाउट है रिकॉर्डेड क्लासेस से संबंधित, पेड ग्रुप के स्टडी मटेरियल से संबंधित, क्विज से संबंधित कोई डाउट है, तो आप वहाँ पर डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मुहैया कराई गई हैं इस बार। एक बार देखना रिकमेंडेड है। अगर किसी को लगता है कि वो नहीं देख सकते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, तो भी सिलेक्शन हो सकता है हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ करके और प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करके। अब आगे की स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखिए, सुनिए, समझिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में। 2024 के एग्जाम के लिए फाउंडेशन कोर्स हमारा लास्ट ईयर 2023 के मार्च अप्रैल से या फिर मई से शुरू हो गया था, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। और इसमें हम पूरा 1 वर्ष की प्रिपरेशन के लिए बताते हैं कि पहले आपको बेसिक बुक कंप्लीट करना है, फिर समरी पीडीएफ कंप्लीट करनी है, और इस तरीके से एक स्टेज मैनर में 3 स्टेज मैनर में प्रिपरेशन करनी होती है। लेकिन अब वो 3 स्टेज स्ट्रैटेजी यहाँ पर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि कुल समय ही बच रहा है आपके पास 144 दिवस का। इसमें आपको प्रीलिम्स कंप्लीट करना है, रिवाइज करके, अपडेट करके, और सारी प्रैक्टिस करके भी रखनी है इसी बीच। तो अब ये स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो हो पाएगी, 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी आपकी नहीं अब फॉलो हो पाएगी। प्री मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जितना आपने कर ली उतना काफ़ी है। अब आपको टोटली जो है प्रीलिम्स के लिए जुट जाना चाहिए। तो सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले सीसैट पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 33% जो एग्जाम की डिमांड है, उतनी तवज्जो ये जो पेपर है या फिर ये जो सिलेबस है सीसैट के डिजर्व करता है, मेरा ऐसा मानना है। प्रैक्टिस करके आपको किसी तरीके से 33% लाना है, यहाँ पे इंश्योर करना है, क्योंकि यही आयोग और एग्जाम की डिमांड है। इस पर बहुत ज़्यादा एक्सेल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मेंस में भी नहीं है इसका कुछ सिलेबस, और ना ही आगे कहीं काम आएगा ट्रेनिंग वगैरह में भी। तो प्रैक्टिस करके आपको 33% इंश्योर करना है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि सीसैट में एक खास बात देखी गई कि इसमें ज़्यादा ट्रेंड नहीं बदलता है। ट्रेंड वगैरह, क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका, इनोवेशन, ये सब आयोग करता है फर्स्ट पेपर में, जीएस वाले पेपर में। इसमें जैसा पूछा जा रहा था 2014 में, वैसे ही 2023 में भी आया था, वैसे ही 2024 में भी आने की उम्मीद बन रही है। आप पीवाईक्यू सबसे पहले देखिए, यही आपकी प्रिपरेशन का आधार बनेगा सीसैट में, क्योंकि हर स्टेट पीसीएस का सीसैट अलग तरीके का फ्लेवर लेकर के आता है। यूपी पीसीएस सीसैट में क्या होता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट्स का वेटेज है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी, और जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग यानी कि रीजनिंग भी जो आती है इसमें। और इसमें एक और सब्जेक्ट होता है कम्युनिकेशन वाला, ठीक है, पर्सनल मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स वाला जो पेपर मतलब जो होता है, जो एमबीए वगैरह में आप लोग पढ़ते हैं डिटेल में, तो उसका लाभ एमबीए वालों को काफ़ी मिल जाता है। इंटरपर्सनल स्किल का सिलेबस थोड़ा सा वाइड है, तो हम ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग फुल पेड ग्रुप के मेंबर हैं या फिर जो फुल स्टडी मटेरियल वाले में जुड़े होंगे, उसके लिए हमने स्टडी मटेरियल इसके लिए दिया होगा। लेकिन मैंने अगेन बताया कि आपको ऐसा नहीं करना है कि डेली अगर आप 8 घंटे स्टडी कर रहे हैं 2 घंटे सीसैट को दीजिए, ऐसा नहीं करिए। एक वीक में
एक प्लान बनाइए कि संडे को या फिर जो है हर तीसरे चौथे पांचवें दिन हमको एक पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू से बहुत लाभ मिलता है आपको, खुद ही आप देखेंगे सॉल्व करते समय, क्योंकि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी कोई भी आपका मीडियम रहा हो, या तो इंग्लिश मीडियम रहता है हिंदी बेल्ट के लोगों का, या तो हिंदी मीडियम रहता है, उर्दू मीडियम कम लोगों का रहता है। तो इस तरीके से आपको लाभ मिलता है, क्योंकि जो ये इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के आपके 21-22 सवाल आते हैं और हिंदी के 21-22-23 सवाल आते हैं, और इन दोनों में ही कॉम्प्रीहेंशन कॉमन रहता है। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि एक जैसे हिंदी में जिसको गद्य बोलते हैं, ठीक है, वैसे इसमें कॉम्प्रीहेंशन आता है। इसमें कुल मिलाकर के 6-7 क्वेश्चन इंग्लिश वाले और 6-7 क्वेश्चन हिंदी वाले। ये तो गद्य को पढ़ के ही करने पड़ते हैं। बेसिक अगर आपकी नॉलेज है पैराग्राफ पढ़ने की, इतना सारा जीएस का स्टडी मटेरियल पढ़ना होता है, बहुत सारे पैराग्राफ आप वैसे ही पढ़ते समझते हुए चलते हैं। अगर उतनी भी स्किल डेवलप कर ली तो 6-7 ये 12-13 क्वेश्चन तो यहीं पर हो जाते हैं। बस और कितने बच रहे हैं? 21 क्वेश्चन आपको और कहीं से निकालने हैं। तो जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर एमएससी किए हुए आते हैं या फिर किसी भी तरीके से साइंस फील्ड से एसोसिएटेड होते हैं, तो इतना लेवल का आता है ये लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स की, थोड़ा बहुत पीवाईक्यू एनालिसिस करके सवाल किए जा सकते हैं। यूपीएससी सीसैट जैसा ही नहीं होता है, ठीक है। पीवाईक्यू देख के आपको खुद ही समझ में आएगा। कुछ चीज़ें हालांकि तैयार करने वाली, जैसे वोकैबलरी यूसेज, ईडियम्स और फ्रेजेस, ये कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। जो स्टडी मटेरियल में दिया है वही सफिशिएंट है। पंक्चुएशन, स्पेलिंग संबंधी कुछ रूल्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के रूल्स होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ नियम होते हैं। इतना दिया गया है स्टडी मटेरियल में कि वो सफिशिएंट है, ठीक है। हिंदी में भी जैसे कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है, संधि समास वगैरह, क्रियाएं हो गई, विलोम शब्द याद करने पड़ते हैं, कुछ वर्तियाँ तैयार करनी पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियों के बारे में एक चार्ट बना है, वो चार्ट देखना पड़ता है। हिंदी भाषा संबंधी अशुद्धियाँ देखनी पड़ती हैं। ये अशुद्धियाँ वाला तो आपको खैर मेंस में भी काम आ जाता है। हिंदी वाला जो है, क्योंकि मेंस में आपका 150 मार्क्स का है, तो अगर हिंदी थोड़ी सी तैयार भी कर लेंगे तो मेरे हिसाब से कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि 150 मार्क्स का लिखित पेपर तो आपको देना ही है। थोड़ा सा हिंदी में ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि वर्तनी शुद्धि आपको वहाँ पे भी करना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द वहाँ पे भी तैयार करना है, कुछ चीज़ें आपको तैयार करनी है हिंदी मेंस के लिए भी। तो इस तरीके से सीसैट पर टारगेट करिए। बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर डेडिकेट नहीं करना है। पूरी अगर प्रिपरेशन की बात करें, प्रीलिम्स डेडिकेटेड प्रिपरेशन में किसी भी सूरत में 10% अपना हिस्सा अपने टाइम ड्यूरेशन का सीसैट को नहीं दीजिएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है। पीवाईक्यू देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो सोपान है वो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू सॉल्व करिए। कई सारे प्रैक्टिस सेट आपको हम अवेलेबल करा देंगे प्रीलिम्स से पहले, उतना ही सफिशिएंट होगा, और इस तरीके से आपकी सीसैट की प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी अंक गणित जैसे कुछ लोगों को कमज़ोर होता है आर्ट बैकग्राउंड का, और बीज गणित, रेखा गणित ये कमज़ोर होता है, तो जरूरी नहीं कि आप बीज गणित, रेखा गणित में जुट जाइए, अपना बहुत सारा समय गंवा दीजिए। आप रीजनिंग पे टारगेट कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक साधारण आते हैं, प्रतिशतता के कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, काल समय दूरी वाले कुछ वैसे ही क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। ब्याज का एक दो फॉर्मूला होता है, औसत निकालने वाला आता है। जो लोग क्रिकेट में जो देखते रहते हैं वैसे ही औसत निकालने में आगे रहते हैं थोड़ा। तो मतलब जो रियल लाइफ सिनेरियो से जोड़ करके भी जितना अगर आपको लॉजिकल थिंकिंग आती है, लॉजिकल एबिलिटी है आपकी, तो इतना ज़्यादा कोर तैयारी करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अगेन बताया कि यूपीएससी सीसैट से इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा। ये यूपी पीसीएस का सीसैट थोड़ा सा कम लेवल का ही माना जाता है अन्य स्टेट पीसीएस की तुलना में। इस सिलेबस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जीएस पेपर 1 से ही आपका कट ऑफ क्लियर होगा। जीएस पेपर 1 में जो एक ऑप्टिमम अंक जिसको कट ऑफ बोलते हैं, आप पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज अगर हासिल करेंगे तभी आप मेंस लिख पाएंगे, अदरवाइज फिर अगली बार आइए, ये आयोग का कहना है। तो सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग लगा दिया है। बाईं तरफ हिंदी है, दाईं तरफ इंग्लिश है। ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। सिंपल बात यह है कि हर बार यही सिलेबस लिख करके दे देते हैं, और हर बार का पेपर अगर आप देखेंगे तो पेपर बदला हुआ देखने को मिलता है। इसीलिए बोलते हैं कि लगातार रीसेंट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते रहना चाहिए। जितने भी आयोग पेपर कराता है, जितने भी पेपर कराता है पूरे साल में, सारे पेपर का एनालिसिस हमारी टीम करती है, और उसमें समझने की हम लोग कोशिश करते हैं किस तरीके से एग्जामिनर अपने मूड को बदल रहे हैं, किस तरीके से जो अवधारणाएं हैं वो बदल रही हैं, क्या पूछना चाह रहा है आयोग हमसे, और किस लेवल की तैयारी की एक्सपेक्टेशन है आयोग को हमसे और आयोग की एग्जामिनेशन टीम को। ये हमको उनके पेपर से ही कम्युनिकेट होते हुए पता चलता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वेग तरीके से लिखा गया है। सिंपल बात यह है कि भारत और विश्व का भूगोल इसमें लिख दिया है, भारत विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप समझ रहे हैं आर्थिक भूगोल का मतलब, आप समझ रहे हैं कि मतलब जितने भी पोर्ट हैं पूरे ग्लोब में, उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जितने भी हवाई अड्डे हैं उनके बारे में कुछ आ सकता है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल पूछने को आ सकता है। कोई भी देश किसी भी कह सकते हैं वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है, उसके बारे में पूछ सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर। आई रिपीट, वर्ल्ड लेवल पर और भारत लेवल पर भी। पूरे स्टेट जितने भी भारत के हैं वो किस वाणिज्य व्यापार के लिए प्रसिद्ध हैं, किस चीज़ का आयात निर्यात ज़्यादा करते हैं, किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, इससे संबंधित एक्सपेक्टेशन आयोग की हो सकती है। अब इसका दायरा कैसे सीमित होगा, दायरा कैसे बनाएंगे कि कितना भारत का भूगोल, कितना भारत का इतिहास हमको स्टडी करना है, इसी के लिए होता है पीवाईक्यू एनालिसिस। ठीक है, पीवाईक्यू एनालिसिस। जब हम
3 स्टेज प्रिपरेशन बताते हैं, तो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस के बारे में कहते हैं। लेकिन अब पीवाईक्यू एनालिसिस आप खुद से नहीं करिए, खुद से करेंगे तो बहुत समय इसी में गवा देंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक्सपर्टीज़ का आप लोग लाभ उठाइए। पूरा सिलेबस लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से पीवाईक्यू के अनुसार है। पीवाईक्यू के अनुसार होने का हमेशा ये नहीं मतलब होता है कि जितना पीवाईक्यू में पूछा गया उतना ही दायरा सीमित कर लो और उसी से एक्सपेक्ट करो कि जितना पीवाईक्यू के अराउंड आया था वही अगली बार भी आ जाए, ऐसा नहीं होता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम पीवाईक्यू एनालिसिस करके अपना स्टडी मटेरियल डेवलप करती है। पीवाईक्यू आधारित जो है कंटेंट दे देना और पीवाईक्यू एनालिसिस करके रीसेंट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए कंटेंट बनाना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ये आप हमारे कंटेंट को पढ़ते हुए महसूस करेंगे या तो एग्जाम में ओएमआर पे सही क्वेश्चन सॉल्व करते हुए महसूस करेंगे कि पीवाईक्यू आधारित स्टडी मटेरियल में और पीवाईक्यू के आधार पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाए गए स्टडी मटेरियल में क्या अंतर होता है। भारत का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है कि एक टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जितने चैप्टर हिस्ट्री बुक्स ने लिखे हैं, हिस्ट्री बुक्स और पब्लिशर्स ने लिखे हैं, उसके अतिरिक्त भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए आपको रिसेंट ट्रेंड और पैटर्न फॉलो करना पड़ता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ इससे पता नहीं चलता है। परिशिष्ट 5 बिल्कुल एक तरीके से ऑब्सोलीट हो रहा है। आयोग के लोग अगर सुन रहे हैं तो चाहें तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। यूकेपीएससी में क्या होता है, यूकेपीएससी में 14-15 पेज में सिलेबस लिख करके आता है, उसमें बाकायदा स्पेसिफिकली लिख करके देते हैं कि किन किन शासकों के बारे में पूछ रहे हैं। उत्तराखंड का इतिहास है तो किन किन उत्तराखंड के शासकों के बारे में पूछेंगे, किन किन वंश के बारे में पूछेंगे, और अगर अंग्रेजों के बारे में पूछ रहे हैं तो किन किन वाइसरॉय के बारे में, किन किन अधिनियमों की बारीक जानकारी पूछी जा सकती है, ये सब लिख करके आता है। झारखंड पीसीएस का भी सिलेबस आप देखिए डिटेल में लिख करके आता है। यूपीपीएससी इसी तरीके से एक परिशिष्ट 5 बना देता है और पीवाईक्यू के आधार पर और रीसेंट ट्रेंड और पैटर्न जो इस साल हुए पेपर्स में आपको देखने को मिलता है उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है। कुछ चीज़ें काफ़ी मिसलीडिंग भी हो जाती है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज जनरल इशूज़ ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। कई बार ये चीज़ गलत साबित होती है। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के बिना जिस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसको आंसर नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मान लीजिए कोई एमएनसी में काम कर रहा है, आप उससे जाकर के पूछिए कि निश का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, शायद वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, उनसे आप पूछिए कि कार्बन कैप्चर कैसे होता है, वो शायद नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये मैंने कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हर यूपीपीसीएस करने वाला, यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन करने वाला बहुत ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ कि सिलेबस जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस का दायरा बहुत बढ़ जाता है जब सिलेबस इस तरीके से एक पैराग्राफ में लिख करके आता है। कुछ चीज़ें जैसे हैं, जैसे इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख दिया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पॉवर्टी इंक्लूजन से हर बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बेसिक भी आता है, बेसिक या फिर स्टैटिक भी आता है, यानी कि जो अवधारणाएं बन चुकी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो बैकग्राउंड है या फिर जो डेफिनेशंस बन चुकी हैं पहले की, उसके बारे में भी पूछा जाता है। और जो रीसेंट डेवलपमेंट होता है, रीसेंट डेवलपमेंट यानी कि रिपोर्ट्स जो आती हैं, चाहे वर्ल्ड लेवल पर हो चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट हो, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधी रिसर्च नीति आयोग का रहता है। तो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसके बारे में भी, और जो वर्ल्ड लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अद्यतन जानकारी देने के लिए, उनकी रिपोर्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टैटिक करंट दोनों साथ लेकर के चलना होता है, और कई बार डायनामिक पैटर्न आ जाता है कि स्टैटिक और करंट दोनों को मिला करके एक प्रश्न बनाए जाने लग रहा है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कुल मिलाकर मैं आपको ये कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है, स्टैटिक हो, डायनेमिक हो, बेसिक हो, टफ लेवल का हो, इजी लेवल का हो, बैकग्राउंड आपको जितना चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में, वो हमारे स्टडी मटेरियल में होता है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि स्टडी मटेरियल हमारा आपके लिए सिलेक्शन मटेरियल साबित हो सकता है, अगर आप अच्छे से उसको स्टडी करें, अच्छे से यूटिलाइज करें। सिलेबस वेग है, मैं इसीलिए बोलता हूँ। जैसे यहाँ पर सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स लिखे हुए हैं, तो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम जैसे आती हैं, हर बार गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम आयोग लिखता नहीं है कि गवर्नमेंट स्कीम हम पूछेंगे, वो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव लिख देता है। तो उसमें आपको इसमें पता करना होता है पीवाईक्यू एनालिसिस करके कि इसमें गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाएंगी या गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाती है। गवर्नमेंट स्कीम में भी फैक्चुअल जानकारी ज़्यादा पूछी जाती है, कौन सी स्कीम कब आई थी या फिर किससे संबंधित है, ये सब चीज़ें पूछी जाने लगती हैं। तो इस तरीके से सिलेबस एनालिसिस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम ने आपके लिए करके रखा है, और इस सिलेबस के हिसाब से लेटेस्ट जो पेपर हो रहे हैं उसको देखते हुए, रिसेंट ट्रेंड जो चल रहा है क्वेश्चन पूछे जाने का, एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन टीम जो भी है आयोग के अंदर उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से हमने पूरा स्टडी मटेरियल डेवलप किया और अपने प्रैक्टिस रिसोर्सेज को भी इस हिसाब से डेवलप किया है। इसका एक उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि उदाहरण से चीज़ें अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाती हैं। पहले होता था, यूपीपीसीएस कोई भी एग्जाम लेता था उसमें हमेशा से असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते रहे हैं, पहले बहुत कम आते थे, आजकल ज़्यादा आने लग रहे हैं। लेकिन कभी भी करंट अफेयर में ज़्यादा असर्शन रीजन नहीं पूछा जाता था।
नहीं आता था, लेकिन अब आने लग रहा है, आने की उम्मीद भी बन रही है। तो करंट अफेयर में भी आप देखेंगे, करंट अफेयर में हम जनरली असर्शन रीजन वाले सवाल नहीं बना कर देते थे, लेकिन असर्शन रीजन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है कि वो सारे सब्जेक्ट में आ सकता है। हिस्ट्री में आ सकता है, ज्योग्राफी में आ सकता है, आता रहा है, इकोनॉमी में आता रहा है, लेकिन अब करंट अफेयर में भी असर्शन रीजन के सवाल आ सकते हैं। तो हमने करंट अफेयर में आपको बना करके दिया था लेटेस्ट मंथ के करंट अफेयर में। भारत के लिए चाबहार बंदरगाह या शहीद बेइज्जती टर्मिनल जो बंदरगाह है, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के खिलाफ एक जवाबी संतुलन प्रदान कर सकता है। और इसका रीज़न है, चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों से जोड़ने का महत्वपूर्ण मार्ग जो है प्रदान कर सकता है, या फिर महत्वपूर्ण मार्ग रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, हम हमेशा उम्मीद करते हैं चाबहार में ये पूछेंगे कि कहाँ पर है, जो है किस प्रोविंस में है चाबहार बंदरगाह जो है, ये ईरान के किस प्रोविंस में। ये सब क्वेश्चन 10 ईयर के लिए जो समझौता हुआ है वहाँ की मैरीटाइम एजेंसी, भारत की मैरीटाइम एजेंसी के बीच, ये सब। लेकिन अब आजकल जियोपॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट है, जो एनालिसिस है, उस पर आधारित भी सवाल बना सकते हैं। और एनालिटिकल सवाल बनाने का बहुत अच्छा एक अप्रोच होता है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बनाना। हमारा स्टडी मटेरियल हमेशा बाइलिंगुअल होता है, तो जो भी क्वेश्चन होगा या फिर जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो दोनों ही भाषाओं में तैयार किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी अंग्रेजी में भी बनाया गया था। तो ये आपको लेटेस्ट मंथ का करंट अफेयर मिलेगा, और आगे भी टेस्ट सीरीज में, हमारी पेड क्विज में भी इस तरीके के क्वेश्चंस की बहुतायत अब देखने को मिलेगी। ये होता है लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना। कट ऑफ मार्क हमको कितना चाहिए? जीएस पेपर 1 में कितना कट ऑफ सोच करके चलें कि हमको उतना नंबर मिल जाए कि हमारा जीएस पेपर 1 क्लियर हो जाए और हमको मेंस लिखने को मिले। तो कट ऑफ कितना चाहिए? कट ऑफ आने तक भी कई बार लोगों को नहीं समझ में आता है, आंसर की आने के बाद नहीं पता चलता, एग्जाम देने के बाद नहीं पता चलता है। तैयारी के दौरान कितना रखें, इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटिव होती हैं। अदर चीज़ों कंपैरिजन में आपको सोचना पड़ता है। जैसे एग्जाम हॉल के दिन जो पेपर आपके सामने होगा, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर डिसाइड करना है। उसी समय तत्काल निर्णय आपको करना पड़ेगा कि कितने अटेम्प्ट करना है आपको एमआर पर, वो अलग विषय है। तैयारी के दौरान कट ऑफ कितना आपको टारगेट करना है, क्योंकि एक ऑप्टिमम अंक तो हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि हमको कितना चाहिए। तो यहाँ पर यूआर का कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर में रहा है उसके हिसाब से बात करेंगे। यूआर का इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि यूआर का हाईएस्ट रहता है, और इसी हिसाब से आपको अपना ओरिएंट करना है स्टडी को, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग कम आपके हिसाब से आपको मिल जाएगा। आप उतना एडजस्टमेंट कर लीजिए अपने हिसाब से। मैं पूरी कट ऑफ लिस्ट एनालिसिस करूंगा तो कन्फ्यूजन भी होगी। तो यूआर का कट ऑफ यानी हाईएस्ट कट ऑफ किसी पोस्ट के लिए जो रहा है 2018 से अभी तक, उसके एनालिसिस के आधार पर यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितना टारगेट आपको तैयारी के दौरान रखना है। स्टोरी यहाँ पर देखेंगे 2018 से लेकर 2023 की 5 वर्षों की स्टोरी में काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। निगेटिव मार्किंग लागू होने के बाद का कट ऑफ यहाँ पर देख रहे हैं। पहले कट ऑफ देखना, कोई खास आपको जानकारी देगा नहीं 2018 से पहले का। 2018 में 126 नंबर यहाँ पर कट ऑफ गया था यूआर के लिए, 94.5 क्वेश्चन। और पोस्ट मैं आपको बता दूं 900 प्लस पोस्ट थी इसमें, 900 प्लस पोस्ट थी, और जो है काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स इसमें सिलेक्ट भी हुए थे। 900 प्लस पोस्ट पर ये कट ऑफ गया था, काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग भी था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि काफ़ी सारे फैक्टर्स पर ये कट ऑफ डिपेंड करता है, सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट पर नहीं। पेपर ईजी मॉडरेट लेवल का था, पिछले 5 वर्षों का सबसे ईजी पेपर 2018 वाला ही था। तो ईजी मॉडरेट लेवल के पेपर में ये कट ऑफ जो है ये जस्टिफाइड था, भले ही सीटें 300 रही हो। और 2023 में अगर आप देखें 125 कट ऑफ यहाँ पर यूआर के लिए गया है, और अदर कैटेगरीज में भी बहुत कम नहीं रहा है। 125 अंक जो कट ऑफ, लगभग 93 क्वेश्चन इसमें आप देखिए, इस वजह से था क्योंकि 254 पोस्ट थी, नंबर ऑफ पोस्ट ही बहुत कम थी। इस वजह से मॉडरेट पेपर होने के बाद, मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पेपर था लास्ट ईयर का। मॉडरेट डिफिकल्ट 2023 वाला था, 2021 वाला था। तो मॉडरेट डिफिकल्ट पेपर में इस तरीके का कट ऑफ अगर जा रहा है तो आप समझिए आपको अपनी प्रिपरेशन बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इस बार भी बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं तो 105 करेक्ट क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग हटा करके आपको कट ऑफ यहाँ पर रखना है। टारगेट अपना प्रिपरेशन के दौरान 105 करेक्ट क्वेश्चन आफ्टर डिडक्टिंग या फिर डिड्यूसिंग निगेटिव मार्किंग। निगेटिव हटा के लिख भी दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, निगेटिव हटाकर 105 क्वेश्चन का यहाँ पर टारगेट रखना है, जो बिल्कुल अचीवेबल है, डुएबल है। हमारे स्टडी मटेरियल के साथ, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ, हमारी गाइडेंस में, और जो क्लासेस भी आपको मिलेंगी इस वाले बैच में, तो बिल्कुल किया जा सकता है। 105 करेक्ट क्वेश्चंस निगेटिव हटाकर किए जा सकते हैं। और इतना अगर आपने टारगेट कर लिया, और अगर मान लीजिए थोड़ा सा शॉर्ट भी रहेगा, 4-5 क्वेश्चन शॉर्ट भी रहेगा, तो भी कट ऑफ आपका जरूर निकलेगा। ठीक है, 150 क्वेश्चंस का आपका पेपर होता है, लेकिन वो आपको सभी को पता है, जो लोग 2-3 वर्षों से दे रहे होंगे, वो कहने को 150 क्वेश्चन होते हैं। हर बार 4 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होते ही हैं, 3-4 क्वेश्चन, कई बार 5 क्वेश्चन तक डिस्प्यूटेड होते हैं। उन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन की वजह से कई सारे लोग बॉर्डर लाइन केस में फंस जाते हैं। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप सिर्फ 90 के राउंड अटेम्प्ट करके आए,
1992 और डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस आपके रहे। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो बहुत बाद में पता चलता है, मतलब मॉडिफाइड की जो है लास्ट किस एग्जाम की आई, अगर आपको याद हो 2022, आई थिंक 2022 से 2021 ही वो पेपर था जिसकी मॉडिफाइड की अब तक अवेलेबल है। उसके बाद के पेपर्स की मॉडिफाइड की अभी नहीं आई, 2023 वाली की नहीं आई है, 2022 वाली की नहीं आई। मॉडिफाइड की बहुत बाद में आती है, तब तक उसका एनालिसिस करने का, उसका मंथन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि आप दूसरे पेपर दे चुके होते हैं। तो मॉडिफाइड की से फिर डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस का पता चलता है, लेकिन आपका जो रिजल्ट आता है वो मॉडिफाइड की के हिसाब से आ चुका होता है। तो 150 क्वेश्चंस कहने के लिए हैं, मैं मान के चलता हूँ कि 146 क्वेश्चंस में से आपको 105 का टारगेट रखना है। अगर 100 भी यहाँ पर सही हो गए, 98 के अराउंड भी सही हो गए, तो आपका कट ऑफ आसानी से निकल जाता है। 105 का टारगेट हमने इसीलिए कॉन्फिडेंटली बताया है क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल से आप 125 तक कर सकते हैं। आई रिपीट, 125 क्वेश्चंस, नंबर नहीं, 125 क्वेश्चंस का आप कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करके, हमारे सिलेक्शन मटेरियल को पढ़ करके। और अब तो एनालिटिकल क्वेश्चन आपको सही कराने के लिए हमने रिकॉर्डेड क्लासेस देने का भी यहाँ पर निर्णय लिया है। आप हमारे सिलेक्शन मटेरियल में से जो चाहें तो देखें, चाहे तो पेड क्विज से डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मतलब आए हैं एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन पहले कराए गए थे पेड क्विज में, पेपर में डायरेक्टली देखा गया था उन्हें। 125 यहाँ पर आए थे टफ ट्रिकी पेपर होने के बावजूद, ठीक है। 113 शायद 2022 वाले पेपर में थे, 2021 वाले में 111। इस तरीके से लगातार हमने अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया है। लगातार स्टडी मटेरियल को अपडेट किया जाता है, पेड क्विज के क्वेश्चंस नए तरीके से बनाए जाते हैं, टेस्ट सीरीज हर साल नए तरीके से बनाई जाती है और क्वेश्चंस हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो बहुत अति संभावित होते हैं, जिनको आना ही आना होता है, रिपीट होकर के सिर्फ वही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल हर बार अपडेट होता है। मान लीजिए लिस्टिंग PDF है, ठीक है, ज्योग्राफी की लिस्टिंग है, उसमें हमने 2022 में मान लीजिए 22 टॉपिक कवर किए हैं, तो 2023 में हम 28 करते हैं, 2024 वाले में करीब जो है 35 टॉपिक करेंगे, क्योंकि हर बार हमारी रिसर्च होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, नए एरियाज पर आयोग फोकस कर रहा है और इसी हिसाब से पेपर टफ आ रहा है। अगर सिर्फ PYQ पूछे जाते, PYQ को घुमा फिरा के पूछा जाता, तो पेपर कभी टफ या ट्रिकी नहीं बन सकता है आजकल के डिजिटल दौर में, क्योंकि सबके पास सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी वजह से आयोग जिस तरीके से बदल रहा है, इनोवेशन कर रहा है क्वेश्चंस में, जो टॉपिक मौजूद हैं इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उन्हीं में से नए नए तरीके से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, करंट अफेयर के नवीन तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, उसी को हम समाहित करते हैं अपने स्टडी मटेरियल में। आप लगातार प्रूफ देख सकते हैं। 2022 में 113 क्वेश्चन और हमने वादा किया था इससे बढ़ाएंगे, और उतना ही टफ पेपर रहा, उतना ही ट्रिकी पेपर रहा, लेकिन 150 में से 125 क्वेश्चन आप कर सकते थे। सारे प्रूफ हमने यहाँ पे दिए हैं। जो जितना पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, उतना ही हमारे स्टडी मटेरियल में दिया रहता है, कोई ज़्यादा नहीं। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस के सिलेक्शन मटेरियल में और लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम पेड क्विज में कराते हैं। टेस्ट सीरीज आपको पता है कितनी होती हैं, अभी मैं बता रहा हूँ शायद 30 टेस्ट सीरीज हैं, सब मिला करके उतना ही आपको लगाना है, और आप जो है आराम से कट ऑफ पार कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ आप UR से कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कर सकते हैं UR के कट ऑफ से, क्योंकि इसका एक कारण है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने जो स्टडी मटेरियल को विभिन्न सोर्सेज से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज क्या करता है, विभिन्न सोर्सेज से जितना आयोग जिस तरीके से हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है सिलेबस को तैयार करने को, उसी हिसाब से हम स्टडी मटेरियल ड्राफ्ट करते हैं, फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन कराए जाते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ PYQ को इधर उधर घुमाना नहीं है, क्योंकि आयोग ये करना बंद कर चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसी तरीके से हमारे पेड क्विज में, हमारे स्टडी मटेरियल में कराया जा चुका होता है पहले से। टेस्ट सीरीज में देखिए, टेस्ट सीरीज में तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब टेस्ट के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आया है और उसके एक्सप्लेनेशन से दूसरा क्वेश्चन आ गया है। इन्फॉर्मेशन डेंस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज होती है। हर बार आप 2018 से अभी तक कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं किया गया कि पिछले साल के क्वेश्चन उठा के दे दिए गए हों। बहुत कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हो सकती हैं कि पिछले साल का कोई फैक्ट है वो इस साल बहुत रेलिवेंट अगर हो गया, तो उसको छोड़ करके हमारे क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं होते टेस्ट सीरीज में। तो जितना जितना आयोग पूछना चाहता है हमसे, वो सब आपको स्टडी मटेरियल में कराया जाता है, पेड क्विज में कराया जाता है। और जिस तरीके से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जैसे आयोग बना रहा है, किसी भी स्टडी मटेरियल से मैच ना करे, तो उसके लिए हम डेली क्लासेस आपको देंगे रिकॉर्डेड वाली, जिससे आप कॉन्सेप्ट समझ सकें, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन को, एनालिटिकल क्वेश्चन भी जो आ रहे हैं 10-5 आ रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन एनालिटिकल आ रहे हैं, ऐसा अभी भी नहीं है। तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक जो आ रहे हैं उसको भी सॉल्व करने के लिए हमने रिकॉर्डेड क्लासेस देने का यहाँ पर निर्णय लिया था हमारे पॉलिसी चेंजेस के अनुसार। चाहे आपके ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो, वन लाइन टाइप क्वेश्चन हो, चाहे एनालिटिकल क्वेश्चन हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, ठीक है, फैक्ट बेस्ड सवाल हो, सब आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर समय देना पड़ेगा। जो भी स्टडी मटेरियल है, जब तक वो स्टडी मटेरियल है, जब तक आप उसको स्टडी नहीं कर रहे हैं, तब तक हमारे जो कंटेंट है वो स्टडी मटेरियल है। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं हमारी गाइडेंस के अनुसार, जैसा स्ट्रैटेजी में बताया जा रहा है, तो वही स्टडी मटेरियल आपके लिए सिलेक्शन मटेरियल जो है साबित हो सकता है। हज़ारों लाखों एस्पिरेंट्स के लिए हुआ है।
एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, जो किसान सभा है, उत्तर प्रदेश किसान सभा या यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा, जो फेब 1918 में बनी थी, इसमें इंद्र नारायण द्विवेदी का कहीं नाम नहीं दिया है ज़्यादातर बुक्स में, लेकिन हमारे स्टडी मटेरियल में था पहले से ये, ठीक है, और यही एग्जाम में पूछा गया था। करंट अफेयर के क्वेश्चन आप ले लीजिए, यूपी करंट अफेयर के सवाल ले लीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल, हिस्ट्री के सवाल आप ले लीजिए। जो जो पूछा जाता है वो हमारे स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी दिया रहता है पहले से। तो लगातार आप देख सकते हैं, प्रूफ हमने टेलीग्राम में भी डाल दिया है। पेड ग्रुप स्ट्रैटेजी में सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैं शामिल कर रहा हूँ कि आप मोटिवेटेड रहें कि जो स्टडी मटेरियल आपने लिया है वो सिलेक्शन मटेरियल साबित हो सकता है अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, और जैसा स्ट्रैटेजी में बताया गया वैसे पढ़ते भी रहें। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम 27 अक्टूबर 2024 को अब है, तो निश्चित तौर पर एक नया पेपर आपके सामने बन करके आएगा और जिसमें नवीन करंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं रखिए कि क्या हमको पुराने करंट अफेयर के हिसाब से तैयार करना है, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक तैयार करना होता है। करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की अगर हम सिर्फ बात करें, जिससे 28 से 30 सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं। यूपी करंट अफेयर की बात करें, उसका वेटेज भी आजकल है, लेकिन कई बार यूपी जीके का वेटेज रहता है पेपर में, कई बार यूपी करंट अफेयर का, ये हर बार बदलता रहता है। मान लीजिए यूपी करंट अफेयर का करीब 4 क्वेश्चन का वेटेज अगर है 4-5 क्वेश्चन का, 4 क्वेश्चन यहाँ पर मान करके चलते हैं, तो कई बार ये काफ़ी पुराने भी पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आपको जुलाई से दिया गया होगा, जुलाई 2023 से आपको करंट अफेयर दिया गया होगा और वो आपको मिल जाएगा सितंबर 2024 तक का। इतना तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी करंट अफेयर एक स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर तो ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस नहीं होते हैं। जुलाई से लेकर सितंबर 2024 आपको कवर कर लेना है। इससे आपके 3-4 क्वेश्चन जो भी एक्सपेक्टेड हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। हम यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, जिसकी रेंज होती है 28 से 30 सवालों की। तो 28 से 30 सवाल सही करने के लिए आपको कम से कम 11 महीने 12 महीने करंट अफेयर तैयार करने की सलाह दी जाती है। इस बार जो टाइम फ्रेम है 27 अक्टूबर को एग्जाम है, तो मान कर चलिए 2024 वाले करंट अफेयर ज़्यादा रेलिवेंट है। बट ये कैच यहाँ पर ये है कि चूंकि काफ़ी सारे महीने इलेक्शन में वेस्ट हुए हैं, आचार संहिता लागू होने के बाद नई योजनाएं नहीं आती हैं, सरकार के नए इनिशिएटिव नहीं आते हैं, कई बार सरकार कई सारी नई ट्रीटीज़ या इनिशिएटिव नहीं लेती दूसरे देशों के साथ, तो न्यूज़ कम आई है। तो ये आप मान करके चलिए कि 60-65 प्रश्न तो इस टाइम फ्रेम में होंगे। अप्रैल 2024, मई 2024, जून 2024, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये इंपॉर्टेंट मंथ है, इनके तो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मंथ वाइज ये आपको PDF हमने दी है। लेकिन अप्रैल 2024 से पीछे जाते हुए नवंबर 2023 तक का भी आपको एक बार तैयार कर लेना है, क्योंकि पुरानी योजनाएं, परियोजनाएं या फिर जो इनिशिएटिव, चूंकि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, सरकार जो भी सत्ता में होती है तेजी से नए इनिशिएटिव लेती है, जिसको हमने नवंबर 2023 के अप्रैल 2024 तक के टाइम फ्रेम के बीच कवर किया है। तो बिल्कुल भी रिस्क वाला काम नहीं करना है आपको। वो मीम यहाँ पर मैं लगा सकता अगर कॉपीराइट का इशू ना होता, कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार कर लेना है, क्योंकि दोनों ही संभावनाओं पर विचार करते हुए चलना है। ऐसा हो सकता है कि इस साल 2024 वाला ही पूछा जाए, 2023 वाला कुछ भी ना पूछा जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि नवंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 की महत्वपूर्ण न्यूज़ पूछ ली जाए। तो आपको इंश्योर करना है कि आप नवंबर 2023 तक का करंट अफेयर तैयार करें, सितंबर से पीछे जाते हुए। क्योंकि 27 अक्टूबर को पेपर है, तो हमेशा की तरह स्टडी फॉर सिविल सर्विस की जो प्रथा रही है कि आपको हम 17 से 18 दिवस पहले तक की न्यूज़ उपलब्ध कराते हैं। तो सितंबर का PDF आपको मिल जाएगा सितंबर 2024 में, करीब 2 या 3 अक्टूबर तक मिल जाएगा सितंबर 2024 का PDF। और उसके अलावा भी जो 10 दिन का करंट अफेयर है 1 से 10 अक्टूबर का, 1 से 10 या 9 अक्टूबर का, वो भी हम आपको अब उपलब्ध करा देंगे 10 अक्टूबर 2024 तक। तो कंप्लीट करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। हमेशा ही स्टडी फॉर सिविल सर्विस अपने ग्रुप्स में आपको मंथली करंट अफेयर देता है, और एग्जाम से पहले एक सिंगल PDF हम लोग देते हैं, करंट अफेयर कंपाइलेशन नेशनल इंटरनेशनल के लिए और यूपी के लिए कंबाइन करके सिर्फ एक PDF, उसी से मैक्सिमम सवाल आते रहे हैं। तो PDF भी पेड ग्रुप मेंबर को मिलेगी, लेकिन उसके पहले आपको मंथ वाइज जो है तैयार करते हुए चलना है। मंथ वाइज आपको जो PDF मिली है ग्रुप में, उसको तैयार करते हुए चलना है, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतिएगा। अभी से तैयार करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, बाद में अब इकट्ठा करके आप बैठ जाएंगे तो कई बार कंफ्यूज होते हैं इवेंट्स में। करंट अफेयर PDF को आपको कई बार रिवाइज करके जाना है। किसी भी कंटेंट को जो अभी मैं आगे आपको प्रायोरिटाइज करके बताऊंगा कौन कौन सी PDF, उनको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमेशा ही बिलीव करता है, और ऐसा सत्य भी है, किसी भी स्टेट PCS का प्रीलिम्स आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन के बिना नहीं निकाल सकते हैं। जो लोग हमारे फुल पेड ग्रुप में आए हैं, या फिर फुल स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आए हैं, या फिर टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर वाले ग्रुप में आए हैं, आपको ये शेड्यूल मिल चुका होगा। टोटल 40 टेस्ट का हमारा कमिटमेंट है, 20 सेक्शन वाइज 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसमें अपडेटेड टेस्ट यहाँ पे होते हैं, पुराने सालों के यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं। फ्रेश क्वेश्चन यहाँ पर ड्राफ्ट किए जाएंगे। किस सब्जेक्ट का या किस सिलेबस का कौन सा टेस्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ये चार्ट चाहें तो रूम में लगा सकते हैं, इसको प्रिंट करके, या फिर अपने डिवाइस में रख सकते हैं। 1 अगस्त को आपका पहले टेस्ट शुरू होगा एंशिएंट हिस्ट्री का, उसके बाद आपको इस तरीके से टेस्ट होते रहेंगे। जिस डेट पर भी टेस्ट होगा उस तारीख को आपको आपके ग्रुप में PDF आ जाएगा। कोई ऐप में लॉगिन पासवर्ड के साथ नहीं देना है,
रात 8 बजे टेस्ट की PDF क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। इसको आप प्रिंट करके कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है कर सकते हैं। एक OMR का सैम्पल शीट भी हम आपको दे देंगे, उसमें कर सकते हैं। OMR आप खरीद भी सकते हैं बाहर, जो स्टेशनरी शॉप पर मिलता है, उसमें आपको अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद आपको उत्तर मिलाना है, आंसर की एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है हमारी टेस्ट सीरीज़ में, और इसीलिए टेस्ट सीरीज़ थोड़ा सा वॉल्यूमिनस होती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन डेंस टेस्ट सीरीज़ होती है। मोटे पन्ने होते हैं, ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, लेकिन उतना ही लाभ आपको एग्जाम में मिलता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई सारा एक्सप्लेनेशन भी हमारा दिया रहता है। उससे कई बार क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली आपके एग्जाम में, ऐसा देखा गया है। कई बार मैंने बताया ऐसा हुआ है बीते वर्षों में कि एक क्वेश्चन से और उसके एक्सप्लेनेशन से दो अलग अलग क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स पेपर में आए हैं। पेड क्विज ग्रुप से जरूर जुड़े रहिएगा। पेड क्विज ग्रुप में जो अपडेट्स आते हैं, स्मॉल पिक आती है, कई बार PDF आती है, कई बार एरर करेक्शन के लिए कोई मैसेज आता है, मिसप्रिंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि उसको सही कर लीजिए, तो उसको देखते रहा करिए। ये फीचर्स ऑफ दिस ग्रुप लिखे हुए हैं। जो फाउंडेशन बैच होता है उसमें मैं ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं ब्रीफली आपको समझा दे रहा हूँ। डेली करंट अफेयर की PDF 3-4 बजे तक आपके ग्रुप में आ जाती है। कभी डिले होता है तो नेक्स्ट डे आती है। अभी डेली करंट अफेयर को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, मंथली करंट अफेयर को प्रायोरिटाइज करना है। अभी सब्जेक्ट वाइज किन किन चीज़ों को आपको स्टडी करना है उसका पूरा चार्ट मैं अभी नीचे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन ये समझिए कि डेली करंट अफेयर आपके ग्रुप में आएगा जरूर, लेकिन आप डेली का मंथली कंपाइलेशन जो आपको मिलेगा मेंस के लिए, मेंस के टाइम पे स्टडी करिएगा। अभी आपको मंथली करंट अफेयर पर फोकस करना है। पूरा फोकस यहाँ पर प्रीलिम्स वाले करंट अफेयर को करने के लिए होना चाहिए। जो आपका मंथली करंट अफेयर है, जो टोटल प्रीलिम्स ओरिएंटेड हम करंट अफेयर बनाते हैं, वो मंथली करंट अफेयर होता है। मंथली करंट अफेयर PDF 3 PDF मिलते हैं हर मंथ। एक प्री स्पेशल होता है और प्री स्पेशल वाला ही आपको पढ़ना है। जिसमें प्री स्पेशल लिखा रहता है PDF में, वही मंथली करंट अफेयर है, वही प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको स्टडी करना है। डेली का मंथली मिलता है और 400-500 क्वेश्चन करंट अफेयर के वन लाइनर टाइप में आपको प्रैक्टिस के लिए मिलता है MCQ। उनको प्रैक्टिस के लिए चाहें तो आप कर सकते हैं। ये MCQ करना ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। नॉट मैंडेटरी ये है, क्योंकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस कई सारे हम पेड क्विज में ऑलरेडी करा देते हैं। आपका सेक्शनल टेस्ट होगा करंट अफेयर का, उसमें करा देते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं कि आप 400-500 क्वेश्चन करंट अफेयर के जरूर करें। हालांकि कुछ लोग अलग से मांगते हैं, तो ये पेड ग्रुप में आपको PDF दी जाती है। प्री स्पेशल करंट अफेयर पर फोकस आपको करना है। यूपी करंट अफेयर की जो PDF आती है उस पर फोकस करना है। यूपी करंट अफेयर की PDF करीब 12-13 तारीख को आपके ग्रुप में आती है। अभी तक का जितना भी अपडेटेड है वो हमने दे दिया। करंट अफेयर आपको 1.5 साल का कवर करना है यूपी का, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपी करंट अफेयर कई बार बहुत पुराना भी पूछ लिया जाता है। जो लोग हमारे फुल पेड ग्रुप में, उनको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट मिलता है डेली बेसिस पर। आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी आपका फैक्ट में डाउट है, कंसेप्ट में डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। कई बार आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं गूगल वगैरह करके। जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख भी दी है PDF में, हमारी टीम ने लिखा है कि आपको R&D में नहीं पढ़ना है। ये बड़ा स्पष्ट तरीके से हमने लिख दिया है। कई बार आप लोग गूगल करना समझ नहीं पाते हैं और कई बार अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, हमारी टीम का भी कई बार कर देते हैं। आप गूगल फर्स्ट रिजल्ट देखते हैं, आपको पता चलता है कि वो गलत है बाद में जा करके, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम ये नहीं क्लेम कर रही है कि हमारा जो अपडेटेड डेटा है वो गूगल के टक्कर का है या फिर कोई भी एप्लीकेशन से अधिक अपडेटेड है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड दी जाए। एरर करेक्शन के नाम पर कोई मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है, कोई जो है ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, उसको जो है अपडेट करने के लिए हमने पेड क्विज ग्रुप में मैसेज देते हैं। कोई एरर आ गई, मान लीजिए कोई क्लरिकल एरर आ गई, मतलब मार्क करना था कोई सही ऑप्शन, वो दूसरा ऑप्शन मार्क हो गया, ठीक है, मतलब कोड सही है, एक्सप्लेनेशन में कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन गिवन है, या फिर कभी कुछ फॉर्मेटिंग एरर आ गई, बस ऐसे ही एरर होती है। बाकी फैक्चुअल कोई एरर होती नहीं है और कभी भी नहीं रही है। अगर कोई एरर होती भी है तो उसको एग्जाम से बहुत दिन पहले आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हमारी टीम भी हमेशा रिकमेंड करती है कि जो दिया गया है उसको आप स्टडी करने पर फोकस करिए। और खासकर जो ये क्रैश कोर्स में आते हैं, आपको टोटली हमारी PDF पर रिलाई करना चाहिए। इधर उधर की एक आध स्पेलिंग मिस्टेक जो कि ऑलरेडी हम करेक्ट कर देते हैं, उसको छोड़ करके कोई एरर आपको नहीं मिलेगी कि आप हर चीज़ चेक कर रहे हैं। अगर आप हर चीज़ चेक करने बैठेंगे तो पूरा स्टडी मटेरियल तैयार नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, जैसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व के बारे में अभी एक क्वेरी ग्रुप में आई थी। किसी महोदय ने, हमारे प्रिय सदस्य ने देखा होगा गूगल पर, उन्हें किसी पॉपुलर कोचिंग की वेबसाइट ने कोई टाइगर रिजर्व दिखाया होगा कि 54वां है कि 55वां है, और उसमें वो महोदय कंफ्यूज हो गए थे, बार बार सवाल कर रहे थे ग्रुप में। तो मैंने एक वीडियो बनाया था उनके मतलब उनके डाउट को सॉल्व करने के लिए। वीडियो मैं अभी आगे के हिस्से में इसमें लगा दे रहा हूँ, आप इसको खुद सुनिए और समझिए किस तरीके से आपको डेटा देखना होता है। और कई बार गूगल रिजल्ट जो है मिसलीडिंग होता है, गूगल फर्स्ट रिजल्ट, और ऑफिशियल सोर्सेज का क्या होते हैं, उसी हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल्स हमारी टीम देती है। अब आपको हर लाइन पे हम आपको अगर एक्सप्लेनेशन देने लगे कि हमने इस सोर्स से लिया है, हमने इस ऑफिशियल सोर्स से लिखा है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है और इसका आपको काम नहीं है। आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा OMR भरते समय कि पीछे OMR पे लिखिए कि कहाँ से आपने पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम लेटेस्ट अपडेटेड सोर्स जो हैं, जो सोर्सेस आयोग मानता रहा है पहले, आयोग जिन सोर्सेज को मानता है उन सोर्सेज को लेकर के हम स्टडी मटेरियल अपना डेवलप करते हैं।
और हमेशा इंश्योर करते हैं कि सरकारी वेबसाइटों से सरकारी सोर्स जो है, जो आयोग बाद है उन सोर्सेस को मानने के लिए, उन सोर्सेज से हम स्टडी मटेरियल अपना डेवलप करते हैं। तो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व के बारे में जो कन्फ्यूजन है ये आप भी क्लियर कर लीजिए यहाँ पर, और इसको समझ लीजिए किस तरीके से ऑफिशियल डेटा देखते हैं। भारत का 53वां, 54वां और 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, इसको लेकर कंफ्यूजन है। 53वें को लेकर तो नहीं है, 54वें 55वें को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो अभी नोटिफाई हुआ है मध्य प्रदेश का, और राजस्थान का धौलपुर करौली, इसमें 54वां कौन है, 55वां कौन है, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत का अंतिम टाइगर रिजर्व जो फाइनली नोटिफाई हो चुका है वो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व पूरा नाम है इसका, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये भारत का 54वां पूर्णतः नोटिफाइड टाइगर रिजर्व है। 55वां अभी बना नहीं है भारत का, क्योंकि टाइगर रिजर्व नोटिफाई होने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके सारे स्टेप धौलपुर करौली के अभी पूरे नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा। एनटीसीए अपनी वेबसाइट पे लिखता है कि टाइगर रिजर्व नोटिफाई होने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या होता है, प्रपोजल जो है ये स्टेट लाता है, प्रपोजल स्टेट ऑब्टेन करता है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है कम्युनिकेट किया जाता है एनटीसीए की तरफ से, पूरे प्रपोजल को अच्छे से स्क्रूटनाइज करके। सेक्शन 38(5) जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसके तहत एनटीसीए रिकमेंड करता है प्रपोजल को स्टेट को पूरी तरीके से देखने के बाद, और फिर फाइनल जो स्टेप होता है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अपने टाइगर रिजर्व को एरिया सहित, सब कुछ बताया जाता है किस एरिया से किस एरिया तक है, बाकायदा इसमें कोऑर्डिनेट्स तक दिए जाते हैं। ठीक है, तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये सारी प्रक्रिया फॉलो कर चुका है 4 स्टेप की, जबकि जो धौलपुर करौली वाला टाइगर रिजर्व है उसमें ये वाला स्टेप बाकी है अभी। ठीक है, धौलपुर करौली में ये लास्ट स्टेप बाकी है, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि धौलपुर करौली लास्ट टाइगर रिजर्व है जो नोटिफाई हो चुका है। प्रपोजल हो चुका है, प्रपोजल को अप्रूव भी कर चुका है एनटीसीए, ये भी हो चुका है। आखिरी स्टेप अभी बाकी है धौलपुर करौली को नोटिफाई होने में। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का 55वां टाइगर रिजर्व बनेगा धौलपुर करौली जब नोटिफाई हो जाएगा फाइनली स्टेट के द्वारा। ठीक है, बाकी प्रूफ की अगर हम बात कर लें, ऑथेंटिक इसलिए मान रहे हैं क्योंकि स्वयं जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं इन्होंने ट्वीट किया था 31 अक्टूबर 2022 को कि रानीपुर जो है ये 53वां टाइगर रिजर्व है। इसमें तो खैर क्लैरिटी है, और ये भी इसमें कहा था 22 सितंबर को 2023 में इन्होंने ट्वीट किया था कि हमारा टाइगर रिजर्व जो टोटल नंबर 54वां हो चुका है, और 54वां कौन सा बना है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसको फाइनली नोटिफाई किया जा चुका है। जब कोई टाइगर रिजर्व फाइनली नोटिफाई होता है तो स्टेट की तरफ से गजट नोटिफिकेशन छपता है, और उसमें बाकायदा पूरे टाइगर रिजर्व की डिटेल दी जाती है, कोऑर्डिनेट्स और उसके पूरे एरिया की डिटेलिंग सहित। तो ये वीरांगना दुर्गावती की छप चुकी है, धौलपुर करौली की बाकी है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हमारा जो है ये 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 55वां कौन सा बनेगा, धौलपुर करौली बनेगा। 53वां कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। आई होप आपको ये कंफ्यूजन आपकी नहीं रहेगी। तो आपने देखा होगा, समझा होगा किस तरीके से ऑफिशियल डेटा देखा जाता है, और कई बार गूगल का फर्स्ट रिजल्ट आपको मिसलीडिंग फैक्ट बता देता है, और उसको हर बार सही नहीं मानना है। पेड ग्रुप सिर्फ ज्वाइन करना है, यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, सारे अपडेट इसके फॉलो करने होते हैं। जो पीडीएफ मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ इसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, करंट अफेयर जितना बताया गया उतना स्टडी करना है। मिसलेनियस पीडीएफ यहीं पर मिलेगी, इकोनॉमी डेटा लेटेस्ट अपडेटेड, करंट अफेयर में एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डेटा, सब कुछ यहाँ से मिलेगा। इंटरिम बजट का अभी आपको दे दिया गया है, इंटरिम बजट के फैक्ट दे दिए गए हैं। अब जुलाई में जो नई सरकार बनेगी, जुलाई एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नया बजट आएगा, जुलाई फर्स्ट वीक में भी आ सकता है। तो इंटरिम बजट आपको दिया जा चुका है, इसको भी स्टडी करना है। ठीक है, इसको भी स्टडी करना है, ऐसा नहीं कि इसको आप छोड़ देंगे, इसको भी देख लीजिएगा। और साथ ही जो बजट नया आएगा जुलाई मंथ में, जिसमें नई स्कीम अनाउंस की जा सकती है सरकार के द्वारा, इसको भी देखिएगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा, इकोनॉमिक सर्वे तो जुलाई मंथ में ही आएगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स वगैरह हम आपको देंगे, आपको पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा। 600-700 पेजेस का हमेशा ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो है बजट इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स अपने पेड ग्रुप को देता है, और इससे कई बार क्वेश्चन भी आते हैं। पिछले साल आए थे कई सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के हमारी समरी से और बजट से। प्रीलिम्स 2024 से पहले कई सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करके जाना मैंडेटरी है। प्रैक्टिस रिसोर्सेज क्या कह रहे हैं इसको स्पष्ट कर देता हूं मैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज रिसोर्स है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू कंपाइलेशन है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यू बैंक है, और इसी प्रायोरिटी में आपको करना है। टेस्ट सीरीज प्रायोरिटी पर रहेगी, पेड क्विज प्रायोरिटी पर रहेगी, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू कंपाइलेशन प्रायोरिटी पर रहेगा। और आपके पास समय बच रहा है तो एमसीक्यू बैंक भी लगा सकते हैं, तो ये प्रायोरिटी रहेगी। पेड क्विज लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड क्विज लगाना इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो सिलेबस की तैयारी के लिए, सिलेबस की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जैसे आपने चोल वंश पढ़ा, गुप्त वंश पढ़ा, वाकाटक वंश पढ़ा, 10-15 वंश पढ़ डाले हिस्ट्री में, एनिशेंट में, मेडिवल में, मॉडर्न में, आप क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं उसके कि नहीं कर पा रहे हैं, इसकी टेस्टिंग कैसे होगी, आप खुद को कैसे जानेंगे। आप पेड क्विज करते हैं उसमें इंस्टेंटेनियस रिजल्ट आता है। पेड क्विज की कभी पीडीएफ इसी वजह से हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि पेड क्विज का जो मेथड है, जो मेथडोलॉजी है, मोडस ऑपरेंडाई है,
उससे आपको फ़ैमिलियर बनाना है और उससे फ़ैमिलियर बनाने का लाभ आपको मिलता है, वो इस तरीके से मिलता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा अभी पेड क्विज़ में कि किस तरीके से, जैसे आप मान लीजिए कोई फैक्ट देख रहे हैं, उसमें मान लीजिए फैक्ट बताया गया कि चोल वंश जो है 2 बार शासन करता है, या फिर सेकंड सेंचुरी एडी से लेकर लगभग 7th सेंचुरी तक चोल वंश जो है हिस्ट्री से गायब हो जाता है और फिर से जो है रिजरेक्ट होता है 850 एडी के करीब। ये फैक्ट है। अब ये फैक्ट आप मान लीजिए आप भूल सकते हैं, लेकिन पेड क्विज में अगर 2-3 स्टेटमेंट वाला सवाल इसमें करा दिया गया है या फिर हमारी टेस्ट सीरीज में करा दिया गया तो आप इसमें भूलेंगे नहीं। या फिर कोई छिपा हुआ तथ्य है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े व्यक्ति का नाम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हमने पूछ लिया आपसे, एंशिएंट हिस्ट्री की कोई डेट पूछ ली, किसी एक्ट का ईयर पूछ लिया कि जो है आर्म्स एक्ट कब आया था ब्रिटिश काल में, बताइए उसको। तो कई बार आप भूल जाते हैं, आपने पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। लेकिन जब पेड क्विज से प्रैक्टिस करते हैं उसमें मान लीजिए गलत भी करते हैं तो सही वाला उसमें ब्लिंक करता है ऑप्शन, तो सही वाले से आपको लंबे समय तक याद रहता है कि हाँ ये एक्ट जो है इस साल आया था या इस साल नहीं आया था। ये मेमोरी आपकी क्रिएट होती है पेड क्विज को जैसे हमने दिया है फॉर्मेट में उसी में करने से। पेड क्विज की पीडीएफ जो है ग्रुप में नहीं दी जा सकती, ये बात जो है अच्छे से समझ लीजिए। पेड क्विज की कभी भी पीडीएफ पेड ग्रुप में नहीं दी जा सकती है। और एक और चीज़ है कि एमसीक्यू बैंक जो है ये मतलब ये पीवाईक्यू बैंक जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही आपको लगाना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पीवाईक्यू कंपाइलेशन आपको करना है। कई सारे जो मिसलीडिंग फैक्ट घूम रहे हैं मार्केट में, जो थंबनेल पे लिख रहे हैं कि 30 साल के पीवाईक्यू करो पेपर सॉल्व, उससे हो नहीं रहा है। खासकर बिगिनर लोग इससे काफ़ी मिसलीड हो जाते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पीवाईक्यू कंपाइलेशन ही इसलिए करना है, इसलिए नहीं कि आपने यहाँ का ज्वाइन किया इसलिए करना है, इसलिए करना है क्योंकि जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कई बार होते हैं, जैसे हमने बताया 146 क्वेश्चन करीब फ्रेश होते हैं, 3-4-5 क्वेश्चन हर बार डिस्प्यूटेड होते हैं। तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन जो है मार्केट में घूम रहे हैं, उससे कई बार आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन मान लीजिए है कोई, अब वो गलत क्वेश्चन है लेकिन उसके पीछे जो है आप पड़ जाते हैं, कई बार अपना बहुत सारा समय गंवा देते हैं, 1-2 घंटे कई लोग गंवा देते हैं डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। ऐसा नहीं करना है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हमने अपने पीवाईक्यू कंपाइलेशन से लगभग हटा दिए हैं। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें चारों ऑप्शन सही हैं तो उसको हमने रखा है, लेकिन कोई अगर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है जो गलत क्वेश्चन है या इनकम्प्लीट क्वेश्चन है या इनकोहेरेंट क्वेश्चन है तो उसको हमने हटा दिया अपने पीवाईक्यू कंपाइलेशन से। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि पीवाईक्यू कंपाइलेशन जो मार्केट में उनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उन्होंने अन्य आयोगों द्वारा कराए जाने वाले पेपर्स के क्वेश्चन को भी शामिल कर लिया है, जो एक सही प्रथा नहीं है। हर आयोग का पेपर अलग अलग है, हर आयोग का सिलेबस और पूछे जाने का तरीका अलग अलग होता है। पीवाईक्यू कंपाइलेशन पढ़ के प्रीलिम्स नहीं निकाला जा सकता है, या फिर सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के प्रीलिम्स नहीं निकाला जा सकता है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ और आयोग भी हर बार इस चीज़ पर स्पष्टता ला रहा है। पीवाईक्यू का रेलिवेंस है तो उत्तर है, ठीक है। पीवाईक्यू क्या रेलिवेंट है, उत्तर है यस, लेकिन किस तरीके से नहीं इसको पढ़ना है या फिर जो मिथ्स इससे एसोसिएटेड है उसको डिबंक करना जरूरी है। क्या मिथ है कि पिछले 10 साल के पीवाईक्यू लगा लो, कुछ लोग कहते हैं पिछले 20 साल के लगा लो, कोई 25 क्लेम कर रहा है, कोई 30 साल के कह दे रहा है और सिलेबस कंप्लीट। ऐसा नहीं हो रहा है। पीवाईक्यू से सिलेबस नहीं कंप्लीट हो सकता है। अगर सिर्फ पीवाईक्यू ही सिलेबस होता है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस जो है इतनी मेहनत नहीं करता अपना कंटेंट बनाने में। हम भी पीवाईक्यू कंपाइल करके जो है बेच रहे होते। अगर यही रेलिवेंस होता तो हम भी यही कर रहे होते और हर बार जो पीवाईक्यू पढ़ करके जाता वो अपना एग्जाम क्लियर कर लेता प्रीलिम्स का, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पा रहा है। पीवाईक्यू के सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन कर लो, सिलेबस कंप्लीट, ऐसा कुछ नहीं। आप सिलेबस आपको होलिस्टिकली कवर करना पड़ता है। होलिस्टिकली का मतलब है कि जितने भी आयाम उसके हो सकते हैं, 360 डिग्री जितना भी आयाम बन सकता है और हर बार नए आयाम बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं हिस्ट्री क्या बार बार अपडेट होती नहीं, हिस्ट्री अपडेट नहीं होती है। हिस्ट्री में कई सारी नई चीज़ें निकल करके आती हैं। जितने भी आपने कालखंड पढ़ा हिस्ट्री में, कई बार ऐसा इवेंट आयोग पूछेगा कि आपको लगेगा कि अरे ये कब हुआ था, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो इसी वजह से हर चीज़ डेवलपमेंट में है। अगर हिस्ट्री भी है, मान लीजिए ज्योग्राफी भी है, कोई फैक्ट जो है बन गया, कोई डेफिनेशन बन गई, कोई कॉन्सेप्ट दे दिया गया, उसमें भी डेवलपमेंट होते हैं। इसीलिए हमारा कंटेंट हर बार अपडेट होकर के आपको मिलता है और नई चीज़ें जुड़ती हैं और उस नई चीज़ों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने लग रहे हैं। पीवाईक्यू से मिलते जुलते सवाल आते हैं। ये सबसे बड़ा जो है झूठ है, इससे बच करके रहिए कि सिर्फ पीवाईक्यू से मिलते जुलते सवाल आते हैं उसी को कर लो और जो है अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। आप ही खुद देख सकते हैं। 2020 का एक पेपर लीजिए, 2024 का देखिए, आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन क्या पिछले 10 सालों में रिपीट हुए हैं? उत्तर है नहीं। पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, अब तो ये बिल्कुल भी मिथ है। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं 1 या 2 क्वेश्चन। 150 में 1 या 2 क्वेश्चन का एडवांटेज आपको मिलेगा और ये तब भी मिल जाता है अगर आप ओवरऑल स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं, तब भी आपको उतने क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अलग से इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पीवाईक्यू क्यों पढ़ना चाहिए, अब इसको समझ लेते हैं कि सिलेबस को समझने में मदद मिलती है। कि अगर हिस्ट्री है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, आपको पीवाईक्यू पढ़ने से अंदाजा मिलता है कि अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो फोकस किन एरियाज पर है, आयोग किन चीज़ों को पूछ रहा है, क्या आयोग जो है वर्ड मीनिंग पर फोकस कर रहा है कि शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या ऐसे क्वेश्चन बना रहा है, क्या वंशावलियों की क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है, क्या तथ्य पूछे जा रहे हैं, क्या कोई कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है,
या फैक्ट इस पे पूछे जा रहे हैं, या क्या पूछा जा रहा है, किन चीज़ों पर फोकस है, ये हमको पता चलता है पीवाईक्यू देख करके कि हिस्ट्री में किन चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है, ज्योग्राफी में क्या फैक्ट पूछे जा रहे हैं, मैप बेस्ड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब पीवाईक्यू से पता चल जाता है, जो कि सिलेबस को पढ़ करके नहीं पता चलता है। पीवाईक्यू से हमें ज्ञात होता है कि किस विषय से कितनी हद तक प्रश्न बन सकता है, ठीक है, और यह भी पता चलता है किस विषय से कितने प्रश्न बन रहे हैं, किस विषय से कितने प्रश्न बनते हैं उसका एक चार्ट अभी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। किस टॉपिक से किस हद तक कितनी गहराई तक प्रश्न बन सकता है, ये हमको देखने को मिलता है कि क्या किस हद तक आयोग जा सकता है, चोल वंश में किस हद तक हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या उनकी प्रथाओं के बारे में पूछेगा या सिर्फ चोल एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब रखेगा, चोल अधिकारियों के बारे में पूछेगा, चोल काल में जो राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में पूछेगा, सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में पूछेगा, कि क्या पूछेगा। इससे हमको पीवाईक्यू से काफ़ी अंदाजा इसका मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चोल वंश से अभी तक जितने पीवाईक्यू आए सिर्फ उसको पढ़ लो तो आप चोल डायनेस्टी से आगे पूछे जाने वाला क्वेश्चन सही कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पेड क्विज की हम बात कर रहे थे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपीपीएससी 2024 का पेड क्विज ग्रुप है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें लगातार क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। इसमें अगर आपको पहले क्वेश्चन पे जाना है तो आप ये पिंड मैसेज पे जा सकते हैं। ये पिंड मैसेज पे आए, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ये पिंड मैसेज पर आ जाएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक इसमें मिल जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन जो ग्रुप में अपलोड किया गया था जून 2023 में अपलोड किया गया था। आप कोशिश करिए कि जो करंट अफेयर है वो नवंबर 2023 से पहले का करंट अफेयर क्वेश्चन चाहे तो आप ना सॉल्व करिए, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व करने चाहिए जितने भी पेड क्विज में कराए जा चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका लाभ आपको रियल एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। अभी नहीं पता चलता, रियल एग्जाम में आपको लाभ मिलता है जब डायरेक्टली पेड क्विज का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। इनमें से किस भगवानों को लोकपाल या विश्व के संरक्षक के रूप में माना जाता है? तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, यहाँ पे सही है। इनमें से कौन सी तरंग जो है निर्वात या शून्य में संचारण नहीं कर सकती? मान लीजिए हम यहाँ पर चूज करते हैं जानबूझ करके गलत उत्तर, वैसे इसका आंसर जो है ये साउंड है, लेकिन मैं जानबूझ करके हीट चूज करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस बन जाता है। जो क्रॉस है ये डिनोट कर रहा है कि मैंने जो उत्तर चूज किया वो गलत है, और सही उत्तर जो है ये टिक मार्क से आ जाता है। यहाँ पर एक वाइट टिक मार्क है, उससे पता चल जाता है कि ये सही उत्तर है। ये निशानी ध्यान रखिएगा, वाइट टिक मार्क, इससे पता चल जाता है कि ये सही उत्तर है। और सारे क्वेश्चन आपको इसके पेड ग्रुप पे लगाने हैं। आप क्या कर सकते हैं कि या तो पुराने शुरू करिए या तो अभी से नए से पीछे जाते हुए आप शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन लगाना। और इन पेड क्विज ग्रुप में क्वेश्चन की संख्या लगातार हम आगे बढ़ाते भी जाएंगे। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक होगा आप देखेंगे अगस्त सितंबर में नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनके क्वेश्चन हम यहाँ पर कराना शुरू कर देते हैं। इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ओवरऑल पूरे सिलेबस के क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्वेश्चन कराए जाते हैं, पॉवर्टी इंक्लूजन, जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है सबके क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। टेस्ट सीरीज तो लगानी ही है, ये आपको लगाना है, पेड क्विज लगानी है और हमारा पीवाईक्यू कंपाइलेशन। अगर इतना भी प्रैक्टिस रिसोर्स आपने रिलीजियसली फॉलो कर लिया तो आपको जो है कट ऑफ निकालने से कोई रोक नहीं सकता। स्टडी मटेरियल का 2 बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और पीवाईक्यू कंपाइलेशन हमारा टेस्ट सीरीज हो गई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, और ये पेड क्विज। अगर ये प्रैक्टिस रिसोर्सेस आपने फॉलो कर लिया हमारे सिलेक्शन मटेरियल के साथ तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट अब तक का सबसे टफ पेपर भी बन जाए, तब भी आप जो है इसमें कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में होंगे। नेगेटिव मार्किंग जब से इंट्रोड्यूस हुई है उसके बाद से यूपीपीएससी के अपर प्रीलिम्स एग्जाम में जीएस पेपर 1 में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न बनते हैं इसको देख लेते हैं। तो आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक कम रेलिवेंट है या फिर बहुत रेलिवेंट नहीं है। जैसे आर्ट कल्चर एक कम रेलिवेंट है, मैं आपको पहले बता दूं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते, इससे ज़्यादा आता ही नहीं है। यूपी जीके इस बार 4 क्वेश्चन आ गए थे, यूपी करंट अफेयर से 2 आए थे। यूपी जीके से पिछले बार भी 4 क्वेश्चन आए थे 2022 में, 1 क्वेश्चन यूपी जीके से 2021 में आया था, 4 क्वेश्चन आए थे 2020 में। तो 4 क्वेश्चन तक आते हैं यूपी जीके के, तो ये भी एक छोटा टॉपिक है। लेकिन कोई भी टॉपिक इग्नोर नहीं करिए, अभी सारे टॉपिक्स पढ़े जा सकते हैं। जो बड़े टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया और नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कितने प्रश्न आते हैं? एंशिएंट से 15 सवाल आए थे, मिडिवल से यहाँ पे 5 सवाल आए थे, मिडिवल से यहाँ पे आए थे 5 सवाल, और एंशिएंट से 10 सवाल आए थे, कुल मिलाकर 15 सवाल आए थे। एंशिएंट और मिडिवल से 2022 पेपर में 15 सवाल आए थे, एंशिएंट मिडिवल से 8 सवाल आए थे, एंशिएंट मिडिवल से 2021 में, और 16 सवाल यहाँ पर 2020 में आए थे। 2019 में 13 सवाल आए थे। तो ये वेटेज है एंशिएंट मिडिवल का। और मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज 11 क्वेश्चन इधर, 9 क्वेश्चन इधर, फिर 11 क्वेश्चन, फिर 6, इस तरीके से। तो हिस्ट्री आप देख सकते हैं, हिस्ट्री का वेटेज कितना है? हिस्ट्री का वेटेज लगभग 1/6 है। 25 सवाल, 26 सवाल, 27 सवाल आते ही आते हैं हिस्ट्री के, सब मिला करके, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री की।
फिर बाद में इंडियन इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आते हैं, 11 क्वेश्चन, और ब्रैकेट में 7 करंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें भी 8 मोस्टली करंट अफेयर लिखा हुआ है, 10 और 11 क्वेश्चन इसमें भी ज़्यादातर करंट अफेयर से लिंक होकर क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी करंट अफेयर ज़्यादा आता है, इकोनॉमी स्टैटिक कम आता है आपके यूपीपीसीएस पेपर में। दोनों में अंतर क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। इकोनॉमी स्टैटिक के कम सवाल आते हैं यूपीपीसीएस के अपर प्रीलिम्स में, इकोनॉमिक करंट अफेयर ज़्यादा आते हैं। इकोनॉमिक करंट अफेयर ज़्यादातर बजट इकोनॉमिक सर्वे से मिलकर के बनता है, बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे उस साल का जो होता है, और कुछ इकोनॉमिकल रिपोर्ट या डेवलपमेंट कुछ आती हैं, कोई टर्म इन न्यूज़ होता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं, और कोई रिपोर्ट वगैरह आ गई उसको हम लोग करंट अफेयर में इंडेक्स सेक्शन में कवर कर लेते हैं। तो बजट इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक करंट अफेयर के। उत्तर प्रदेश पीसीएस के अपर प्रीलिम्स एग्जाम में जीएस पेपर 1 में इकोनॉमी स्टैटिक कम आता है। इकोनॉमी स्टैटिक में आता क्या है, ज़्यादातर जो एनसीईआरटी क्लास 9th है उसमें पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। पॉवर्टी कितने प्रकार की होती है, भारत में पॉवर्टी की अवधारणा क्या है, पॉवर्टी लाइन पर जो कमिटीज़ अभी तक बन चुकी हैं उसके संबंध में चीज़ें पूछ लेते हैं। पॉवर्टी लाइन संबंधी डेवलपमेंट जो हुआ है पास्ट में, विभिन्न सरकारों ने जो कमिटीज़ बनाई हैं या फिर जो अवधारणाएं विकसित की गई हैं उसके बारे में। जैसे क्वेश्चन आया था 2019 या 20 पीसीएस का क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एस्टिमेशन का जो मेथड है भारत में वो कौन सा है। हेड काउंट रेशियो है, कैलोरी इनटेक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, पर कैपिटा इनकम नहीं है। पर कैपिटा इनकम भारत में कभी भी जो है नहीं रहा है पॉवर्टी एस्टिमेशन का कोई मेथड, क्योंकि पर कैपिटा इनकम अभी तक भारत में कैलकुलेट नहीं की गई है एब्सोल्यूट टर्म्स में, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम से कभी भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन नहीं हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जो कॉन्सेप्ट अभी भी मतलब अभी डेवलप हो चुके हैं उनके बारे में चीज़ पूछी जाती है उसको हम लोग इकोनॉमी स्टैटिक बोल देते हैं। जैसे इन्फ्लेशन की जो अवधारणा है, या फिर जो कमिटीज़ बन चुकी हैं पहले, या फिर जो इनिशिएटिव सरकार ले चुकी है पहले, वो सब आ जाएगा इकोनॉमी स्टैटिक में। जैसे व्हाट इज़ रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, ये स्टैटिक में आ जाएगा, ठीक है। जबकि इकोनॉमी करंट अफेयर में क्या आएगा कि इस समय फर्टिलिटी रेट कितनी है भारत की, ये आ जाएगा इकोनॉमी करंट अफेयर में। तो ये उदाहरण मैंने आपको दिया। जैसे बजट इकोनॉमिक सर्वे से अगर आप देखें, बजट इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन 2021-22 बजट का आया था, तो क्या इस साल जो पेपर होगा 27 अक्टूबर को, क्या उसमें बजट 2021-22 आएगा? कतई नहीं। इस साल जो बजट आएगा 2024-25 का, उससे सवाल आएंगे। बजट में कोई नई स्कीम अनाउंस कर दी गई, इकोनॉमी में कोई नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी गई, कोई नया टारगेट सरकार ने अनाउंस कर दिया, या फिर इंडियन इकोनॉमी का जो कह सकते हैं इस समय कैसा फेसेट है उसके बारे में कोई डिटेल दे दी गई, चर्चा कर दी गई। इंडियन इकोनॉमी का इस समय स्कोप क्या है उसके बारे में अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो होगा इकोनॉमी करंट अफेयर, ठीक है। जबकि ये सब चीज़ें इकोनॉमी स्टैटिक की हैं। इन्फ्लेशन की अवधारणा, महंगाई की अवधारणा, WPI, CPI, ठीक है, कंज्यूमर बास्केट, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप करेंगे तो ये इकोनॉमी स्टैटिक में आएगा, क्योंकि ये डेफिनेशंस ऑलरेडी बन चुकी हैं स्टैटिक। इकोनॉमी स्टैटिक के लिए इकोनॉमी कंपाइलेशन जो हमने दी है, अभी मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताने जा रहा हूँ कि सब्जेक्ट के लिए क्या क्या है, तो उसमें आपको कवर हो जाएगा। इकोनॉमी स्टैटिक के लिए जो कि कम प्रश्न आते हैं उसके लिए इकोनॉमी कंपाइलेशन काफ़ी है। इकोनॉमी करंट अफेयर में क्या होता है कि बजट इकोनॉमिक सर्वे के जो नोट्स हम देंगे, अभी इंटरिम बजट का जैसे दे दिया गया है ग्रुप में, बजट इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे बजट इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा 15 to 20 डेज में आपको मिल जाएंगे, तो उसके बाद जो है आप उससे पढ़ लीजिएगा, उतना सफिशिएंट होता है। बजट इकोनॉमिक सर्वे ऐसा नहीं होता कि हम आपको कहेंगे कि आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके पढ़िए, सरकार के डॉक्यूमेंट पढ़िए, ऐसा नहीं होगा। जो हम आपको समरी देते हैं उसी में से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, हर बार यही होता है। फिर जनरल साइंस के करीब 19 प्रश्न इस पे आते हैं। 22 प्रश्न यहाँ पर आए थे 2022 में, 24 आ गए थे 2021 में, 11 प्रश्न आए थे 2020 में, 2019 में आए थे 22 प्रश्न। तो इस तरीके से जनरल साइंस आपके एग्जाम में आती है। साइंस टेक्नोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो मंथली करंट अफेयर में कवर हो जाते हैं। जनरल साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी में अंतर जैसे समझ लीजिए, जितनी भी लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती है, या फिर भारत सरकार के कोई मिशन होते हैं, इसरो के कोई मिशन होते हैं, या इमर्जिंग कोई टर्म है, या फिर कोई डेवलपमेंट है, जैसे कार्बन कैप्चर अभी काफ़ी चर्चा में है। कार्बन कैप्चर, इसके लिए एक प्लांट भी लगाया गया है, कहाँ पे? आइसलैंड में। तो ये पूछ सकते हैं कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी कैसे है। जैसे जब नेट जीरो की अवधारणा आई थी तो नेट जीरो के बारे में पूछा गया था 2022 वाले में कि नेट जीरो की अवधारणा क्या है, ये कैसे काम करता है, नेट जीरो का टारगेट क्या है। और जैसे चंद्रयान 2 के बारे में जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ हुआ था उसके बारे में पूछा है। चंद्रयान 3 का लॉन्च व्हीकल जैसे LV-M3-M4 है, LV-M3-M4 जो लॉन्च व्हीकल है, इसके बारे में आ सकता है। तो ये साइंस टेक्नोलॉजी हो गई। कार्बन फाइबर जैसे अभी काफ़ी चर्चा में है, कार्बन फाइबर जो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है और बहुत हल्का भी है, प्लास्टिक से भी ज़्यादा हल्का, स्टील से ज़्यादा मजबूत है, कार्बन फाइबर इस समय चर्चा में है। और जो AI आजकल काफ़ी चर्चा में है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये साइंस टेक में आएगा। और जो सारी चीज़ें हम अपनी NCERT बुक्स में पढ़ते हुए आए हैं, या जो पुरानी तकनीक है, जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, जो हमारे शरीर की बॉडी की वर्किंग है, वो सारी चीज़ें जो आ जाती हैं ये जनरल साइंस में आ जाती हैं। जैसे
गोल्डन राइस जो है किस में रिच होता है? बीटा कैरोटीन में। ये जो है स्टैटिक वाला सवाल हो गया, या जनरल साइंस वाला सवाल हो गया। कौन सा मेटल जो है ऑयल में स्टोर करके नहीं रखा जाता है? तो मैग्नीशियम को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारे पसीने के बारे में पूछा है कि पसीना जो है ये ह्यूमिड क्लाइमेट में जल्दी सूखता है, तो ये गलत है। पसीना ह्यूमिड क्लाइमेट में देर से सूखता है। और जो है स्वेट एवेपोरेट्स फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट, तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे रॉन्ग हो गए। तो इस तरीके से जो है हमारी बॉडी की वर्किंग संबंधी जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जो जितने भी मटेरियल हम अपने अराउंड देखते हैं। फ्रीऑन किस में काम आता है? रेफ्रिजरेशन में। आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक है, TNT। और टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन जो है एक क्या है? पॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। तो इस तरीके से हमारे अवधारणाओं पर आधारित क्वेश्चन साइंस जनरल साइंस के होते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के कम आते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी किसमें कवर्ड है? मंथली करंट अफेयर में ऑलरेडी कवर्ड है। इंडियन पॉलिटी के 22 प्रश्न आते हैं इसमें। 16 प्रश्न आए थे 2022 में, 26 प्रश्न आ गए थे 2021 में, 20 प्रश्न 2020 में और 20 आए थे 2019 में। तो इतने पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं। इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी कुल 21 सवाल आए थे। इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी से 18 आए थे 2022 में, 16 आए थे 2021 में, 16 2020 में और 2019 में 18 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 6 प्रश्न आए थे। 8 प्रश्न इसमें आए 2022 में, 4 प्रश्न 2021 में, 13 प्रश्न 2020 में और 2019 में 12 प्रश्न आए थे। मिसलेनियस टॉपिक्स जो है इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 20 आ गए थे 2022 में, इस बार 10 ही आए थे। 12 आ चुके हैं, 22 आ चुके हैं, 16 आ चुके हैं। तो मिसलेनियस टॉपिक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मिसलेनियस टॉपिक्स की एक ही PDF हम आपको देंगे ग्रुप में, जो दी जा चुकी है। इसके जो अपडेट्स होंगे ये आपको एग्जाम से पहले मिलेंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स में क्या होता है, जब ग्रुप खुलता है तो आपको PDF दे देते हैं, लेकिन कुछ अपडेट होते हैं। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई हेड चेंज हो जाता है, कभी हेडक्वार्टर बदल जाता है, कभी कोई नेशन किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है, कभी कोई नेशन ज्वाइन कर लेता है। जैसे ISA को अभी किसने ज्वाइन किया? इंटरनेशनल सोलर लाइन्स को भी स्पेन ने ज्वाइन किया है। ठीक है, 99वां सदस्य शायद बनाया अभी हाल में करंट अफेयर में। तो ये सब अपडेट जो है आपको मिलेंगे बाद में। एग्जाम से 25 दिवस पहले, करीब यानी 2 अक्टूबर तक आपको मिसलेनियस के अपडेट्स मिल जाएंगे। अभी तक का जितना भी अपडेटेड है मिसलेनियस वो आपको हमने दे दिया है। अब देखिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, ये 3 स्टेज स्ट्रैटेजी के हिसाब से लिखी है कि पहले आप जो है समरी पढ़िए, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़िए, फिर समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग। कभी बेसिक बुक के भी लिए भी लिखा है किसी किसी में, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है। तो प्रायोरिटाइज क्या करना है स्टडी मटेरियल को, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो किस स्टडी मटेरियल को प्रायोरिटी पर रखना है, ये यहाँ पे अब ध्यान से यहाँ पे सुनते समझते हुए चलिए। वो पेड ग्रुप में काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी। बेसिक बुक की PDF दिख रही होगी, पापा PDF कई बार दिख रही होगी, या फिर समरी PDF हमारी दिख रही होगी। अब सब कुछ स्टडी करने का समय नहीं है, तो किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या स्टडी करना है इसको देखिए। हिस्ट्री के लिए आपको कंपाइलेशन PDF और लिस्टिंग PDF यहाँ पर मिल चुकी होगी। कंपाइलेशन लिस्टिंग PDF ये सफिशिएंट है हिस्ट्री के लिए। फिर PYQ से आपको हिस्ट्री क्वेश्चंस के सारे मतलब हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो टॉपिक वाइज PYQ कंपाइलेशन दिया गया है उसमें से। और टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। पेड क्विज से तो करेंगे ही, पेड क्विज जितनी भी आएगी, मतलब पेड क्विज में मिक्स क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस पेड क्विज में होंगे वो हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से हिस्ट्री की प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी। इसके अलावा एडिशनल कुछ नहीं पढ़ना है, कोई बेसिक बुक या फिर कोई फलां बुक, फलां पब्लिशर की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक, ये सब नहीं पढ़िएगा आप। कंपाइलेशन लिस्टिंग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पढ़िए, जो लेटेस्ट एडिशन आपको ग्रुप में दिया गया है। PYQ से हिस्ट्री क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री क्वेश्चंस लगाइए और पेड क्विज से, इतना सफिशिएंट है। फिर भूगोल पे आ जाते हैं। भूगोल में भी ऐसा ही करना है जैसे हिस्ट्री में। आपको लिस्टिंग कंपाइलेशन मिल चुकी होगी। कंपाइलेशन PDF में जितने मैप जरूरी हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए वो सब हमने लगा दिए हैं। मैप के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जितने भी मैप जरूरी हैं हमने कंपाइलेशन PDF में लगा दिए हैं, वही सफिशिएंट है और हर बार उसी से सवाल आ जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं करिएगा। आपको जितना भी मैप वगैरह स्टडी करना है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए वो कंपाइलेशन PDF मिल जाएगा। जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन, चूज नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन ज्योग्राफी में काफ़ी सारे बनते हैं, वो इससे कवर हो जाएंगे। PYQ से ज्योग्राफी के क्वेश्चन सारे लगाइए और प्रैक्टिस करिए। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, क्विज से प्रैक्टिस करिए ज्योग्राफी क्वेश्चन, इतना यहाँ पे सफिशिएंट होगा। और बाकी वीडियो क्लासेस भी यहाँ पर कुछ कुछ जो जरूरी होंगी वो आपको दे दी जाएंगी ज्योग्राफी की, खास करके कि मैपिंग वाली सब चीज़ें आपको वीडियो क्लासेस के माध्यम से समझा दी जाए। राज्य व्यवस्था में सेम है, सबव है। आपको कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल गई होगी पॉलिटी की, वही सफिशिएंट है अपने आप में। बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। PYQ वाले क्वेश्चन जरूर लगाइए। PYQ तो टॉपिक वाइज जितना दिया हुआ है सारे रेलिवेंट क्वेश्चन ही हमने रखे हैं। PYQ सारे लगाइए सब्जेक्ट वाइज, उतना ही सफिशिएंट होगा पॉलिटी के लिए। क्विज में क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के, टेस्ट सीरीज में आएंगे, वो सफिशिएंट है। स्टैटिक इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी कंपाइलेशन आपको मिलेगी। बजट की समरी मिल जाएगी, इकोनॉमिक सर्वे की इंटरिम बजट की दी जा चुकी है, यूपी बजट की समरी दी जा चुकी है। तो ये है, इकोनॉमी में कोई लिस्टिंग नहीं होती है, इकोनॉमी में कोई भी लिस्टिंग नहीं होती है।
इकोनॉमिक कंपाइलेशन होती है स्टैटिक के लिए, और इकोनॉमिक करंट अफेयर के लिए बजट इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स हम लोग देते हैं, और ये आपको मिलेगा जब बजट ऑफिशियल सरकार जुलाई में जारी करेगी। अब तो नए बजट से सवाल आने, ये ध्यान रखिए। इंटरिम बजट और नया बजट से आएगा। पिछले साल का जो बजट है 23-24 वाला, अब उसको छोड़ सकते हैं। एनवायरमेंट में लिस्टिंग कंपाइलेशन आपको पढ़नी है, पीवाईक्यू देखना है, टेस्ट के क्वेश्चन लगाने हैं। जनरल साइंस में भी यही करना है, तो इस तरीके से है। और करंट अफेयर में आपको बता दिया मंथली करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, ऑलरेडी हम यहाँ पर बता चुके हैं। जहाँ से दिया गया है यानी कि नवंबर से, आप एक काम कर सकते हैं, करंट अफेयर को इफेक्टिव तरीके से तैयार करने के लिए पीछे जाते हुए हमेशा तैयार करिए। पीछे जाते हुए का मतलब यह है कि अभी जैसे क्या चल रहा है, अभी जून है तो आपके पास पीडीएफ होगी मई मंथ की पीडीएफ होगी, मई को पहले करिए, फिर अप्रैल वाली पीडीएफ को करिए, फिर मार्च वाली पीडीएफ को करिए, फिर फेब वाली पीडीएफ को करिए, फिर जैन वाली पीडीएफ को करिए। तो इस तरीके से आपको जो है करना है। ये एक इफेक्टिव तरीका होता है। आप लोग चाहें तो इसका विपरीत मेथड भी अपना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इफेक्टिव तरीका रहता है, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट पहले पता होते हैं। बाकी कुछ एसेसरी टॉपिक्स हैं, जैसे यूपी करंट अफेयर हमने दे दिया है, उसको आप स्टडी कर लीजिए। आर्ट कल्चर के एक दो सवाल आने की संभावना रहती है, कई बार, बहुत रेयरली एक दो सवाल कई बार आ जाते हैं आर्ट कल्चर के, तो उसके लिए हमने पीडीएफ दी है, उसको आप स्टडी कर लीजिए। और यूपी जीके, यूपी स्टैटिक जीके, इसके लिए हमने नोट्स दे दिए हैं। यूपी स्टैटिक जीके इसके नोट्स दे दिए गए हैं। एक कमेटी की पीडीएफ हम लोग देते हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो सारे पूरे सिलेबस पर, जो जितने भी पॉलिटी से एसोसिएटेड कमेटी, एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड कमेटी, एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड कमेटी, जितनी भी सरकार ने नियुक्त की हैं अभी तक, उनकी लिस्ट हम लोग देते हैं। वो लिस्ट आपको मिल गई होगी। गवर्नमेंट स्कीम की हम एक टोटल पीडीएफ देती है। गवर्नमेंट स्कीम से हर बार पिछले 2-3 वर्षों से 2 सवाल आ रहे हैं, तो 2 सवाल आप मिस नहीं कर सकते। एक पीडीएफ पढ़ करके 2 बार, अगर आप 2-3 सवालों के एडवांटेज में, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम की पीडीएफ हम आपको देते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा लाभ यहाँ पे हमारे कंटेंट का लेना है। वीडियो क्लासेस आपको मिलने लगेंगी जुलाई एंड से। जरूरी वाली वीडियो क्लासेस जैसे ज्योग्राफी वगैरह की है, वो आपको पहले मिल जाएगी। जिसमें वीडियो क्लासेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, आपके टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करवाने के लिए वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पर जरूरी है, लगेगा कि वीडियो क्लासेस आपको दी जानी चाहिए सब्जेक्ट वाइज नोट्स के साथ, तो वीडियो क्लासेस आपको ग्रुप में ही मिलने लगेगी, जहाँ जहाँ हमारा कमिटमेंट है। पिछले 4 वर्षों के पेपर में ये एनालिसिस हमारी कहती है कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस करीब जो है 40 रहते हैं, जिसमें 35 से 37 आपको निकालने चाहिए। अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं तो इतना नंबर अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन 60 से 70 आते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन आपको निकालना चाहिए। और डिफिकल्ट लेवल के जो 30-40 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने 10 भी निकाल लिए तो ये कट ऑफ का आंकड़ा आप इसमें टच कर सकते हैं। नोट मेकिंग के लिए कई लोग पूछते हैं क्या नोट्स बनाने चाहिए। जो लास्ट में हमने प्रायोरिटी बेस्ड स्टडी मटेरियल जो आपको बताया, जिन पर प्रायोरिटी आपको रखनी है, लिस्टिंग कंपाइलेशन, वो ऑलरेडी ज़्यादातर चीज़ें नोट्स फॉर्म में है, ऑलरेडी वो नोट्स फॉर्म में है। अगर आप उनको शॉर्ट कर सकते हैं, उनमें से शॉर्ट रेलिवेंट क्रिस्प इन्फॉर्मेशन जो पीवाईक्यू के अनुसार हो, उसको अगर निकाल सकते हैं तो नोट करिए। अदरवाइज नोट मेकिंग अब मैं यहाँ पर मैंडेटरी नहीं मानूंगा। अगर आपको लगता है कि नोट मेकिंग आपकी स्किल्स को इन्हेंस करती है तो जरूर नोट मेकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आप नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। मतलब पेपर क्लियर करने के लिए क्या नोट मेकिंग करना ज़रूरी है, हो सकता है, लेकिन क्या ये मैंडेटरी है, क्या इसके बिना पेपर नहीं क्लियर हो सकता? तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है। मंथली करंट अफेयर है, वो ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में, आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। उसका नोट मेकिंग करने की ज़रूरत क्या है, वो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट में है। ठीक है, अगर आप उसको 1 पेज में ला सकें, 2 पेज में ला सकें, आप जो है 15-16 पेज की पीडीएफ को अगर आप 1-2 पेज में ला सकते हैं बहुत शॉर्ट लिख करके, तो आप ऐसा चाहें तो कर सकते हैं। अगर ये स्किल आपके पास नहीं है तो फालतू में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पर भी रिलाई कर सकते हैं। नोट मेकिंग करने का एक मेथड मैं अभी आगे इसमें जोड़ दे रहा हूँ, जो हमने पेड ग्रुप को बताया था। आप इसको चाहें तो अपना सकते हैं, अदरवाइज मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी अपने आप में सफिशिएंट है। और इसके बाद वीडियो नंबर 2 देख लीजिए, स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो देख लीजिए। आई थिंक इतना सफिशिएंट है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। डाउट क्लियरेंस वाला जो ग्रुप है, डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसमें जो भी आप डाउट पूछेंगे विदिन 6 आवर्स उसका आपको रिप्लाई किया जाता है। जो लोग 9000 वाले ग्रुप में है उनको डाउट क्लियरेंस वाला सपोर्ट मिलता है। कोई भी आप डाउट पूछेंगे, चाहे वो हिस्ट्री का डाउट हो, करंट अफेयर का डाउट हो, पॉलिटी का हो, वो अगर डाउट आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस के एम्बिट में आता है तो आपके डाउट को अच्छी तरीके से बताया जाता है। आपका कोई कन्फ्यूज़न है, जैसे मैंने बताया कि टाइगर रिजर्व के बारे में एक स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूज़न था, तो उसका वीडियो बना करके हमने समझाया। वो वीडियो भी लगाया भी स्ट्रैटेजी में, आपने देखा होगा। पूरी तरीके से आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपका डाउट सिलेबस संबंधित है, हर तरीके से आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। मिसलेनियस टॉपिक्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें देखिए कई बार कुछ अपडेट होते हैं, ठीक है। तो जो अपडेट अगर मान लीजिए होता है एनएफएचएस का, मान लीजिए नया डेटा आ जाता है आपके एग्जाम से पहले, तो उसका जो अपडेट है
वो हम कब देंगे आपको, 2 अक्टूबर तक दे देंगे। एग्जाम से 25-26 दिवस पहले हम जो भी अपडेट होता है मिसलेनियस का वो आपको दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मिसलेनियस अभी पढ़ना ही नहीं है, मिसलेनियस आप पढ़िए, जो भी अभी तक दिया गया अपडेटेड आप उसको पढ़ते रहिए। कोई भी अपडेट होगा अलग से आपको दिया जाएगा उसमें। वीडियो नंबर 2 आप देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो। स्टार्ट जी, आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप डाउट क्लियरनेस वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं।